वेलकम टू सिंप्लीफाइड। सो इस वीडियो में हम लोग परीक्षा वाणी का नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड है, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास वो लेके आए हैं। एंड ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है बिकॉज इसमें एंशियंट जो हमारी हिस्ट्री है, उसके बाद फिर मेडिवल है, फिर उसके बाद चंद वंश, पवार वंश, फिर ब्रिटिशर्स का उसमें आगमन होता है उत्तराखंड के यहाँ पे लैंडस्केप में। एंड उसके बाद फिर 1949 के बाद जो हमारे जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई थी और स्टेट जो फ्रीडम को लेके जो भी स्ट्रगल था, तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 4 से 5 पार्ट्स में पूरी कंप्लीट हिस्ट्री को कवर करने के लिए, ठीक है। सो इसका फर्स्ट पार्ट आज हम लेके आए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो उत्तराखंड का जो हिस्ट्री है, नॉर्मली जो पूरी इंडिया की हिस्ट्री और उत्तराखंड की हिस्ट्री, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल, देन आद्य ऐतिहासिक काल एंड ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री नॉर्मली सबसे पुराना समय माना जाता है, ठीक है। एंड इसका जहाँ पे मतलब लिखने और पढ़ने की सोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, मतलब उनको ज्ञान नहीं था। और इनके जो भी हमें मतलब साक्ष्य मिले हैं ना, सो वो इनके जहाँ जहाँ पे इन्होंने लिखा है दीवारों पे, पत्थरों पे, इनके जो औजार्स हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग ये इनकी जो हिस्ट्री है पूरा इसको जान नापते हैं, ठीक है। और हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है प्री हिस्टोरिक पीरियड के। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है, उसके बाद का ये काल माना जाता है। और ये प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच का एक ट्रांजिशन फेस है, ठीक है। सो इसमें आध्यात्मिक काल में क्या हुआ कि लोगों ने लिखना पढ़ना तो सीख लिया, लेकिन उनकी जो लिपि है ना, वो हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सो उनके हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स थोड़े बहुत तो हैं, है ना, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम रिकॉर्ड्स तो हैं, लेकिन वो हमने अब तक डेसिफन नहीं कर पाए हैं, है ना। सो तो इनकी जानकारी के लिए हमें मोस्टली क्या है कि आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज है, मतलब खुदाई वगैरह पे ही क्या होता है, मतलब निर्भर होना पड़ता है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी जिनके हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स भी हैं और जिनको हमने सफलतापूर्वक हमने पढ़ भी लिया है, ठीक है। सो इसमें इतना ही बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट था। एग्जाम के हिसाब से फैक्चुअल इसमें कुछ भी नहीं है। तो इनके जो डिफरेंट सोर्सेज लाइक स्टोन टूल्स हो गया, ठीक है ना, पाषाणकालीन उपकरण और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो निकलते रहते हैं, है ना। आप देखोगे आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से खुदाई से वो सारा आइटम निकलते रहता है। सो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में आप लोग अभी अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें किलाड़ी करके एक जगह है जो काफ़ी दिसंबर के आसपास काफ़ी न्यूज़ में अभी रही है ना। ये तमिलनाडु में एक जगह है। और इसको इसमें जो रिपोर्ट है, इसमें इसको आईवीसी की साइट बताया जा रहा है, बट एएसआई इसको मना कर रहा है, मतलब, है ना। जो वहाँ की जो कमेटी बनी थी उस रिपोर्ट वहाँ पे देखने के लिए, जांच पड़ताल के लिए, ठीक है, तो उस कमेटी ने बोला कि ये कम से कम ये जो है 8th BC की ये साइट उसको बताया गया है, ठीक है। 8th सेंचुरी की इसको साइट बताया जा रहा है, लेकिन एएसआई इसको कह रहा है कि ये लगभग 300 BC के आसपास है। सो खिलाड़ी आप कभी आए तो आप इसको तमिलनाडु सीधे टिक कर देना, ये तमिलनाडु में साइट है। उसके बाद कॉइन्स हो गए, फिर कॉपर प्लेट्स, है ना। सो ये इंस्क्रिप्शंस हो गए। इंस्क्रिप्शंस यानी जो उस टाइम पे जो लोग थे, अपने वो लिखना तो जानते नहीं थे, तो वो फिगर्स वगैरह और वो सब क्या करते थे, दीवारों पे ऐसे अंकित कर देते थे चित्र, ठीक है। और शिलालेख हो गए। सो इन स्रोतों की सहायता से प्रदेश के बीच जीवन, समाज और संस्कृति का क्रमिक विकास समझ में आता है। तो ये सब इसमें इंपॉर्टेंट था। सो अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। सो इसमें कोई भी हमारे पास लिखित जो भी है सबूत नहीं है, ठीक है। सो ये लोग कहाँ से हमें प्राप्त होंगे, जब कोई पेपर नहीं है, राइटिंग्स नहीं है, तो गुफाओं से, ठीक है। शैल चित्र हो गए, इसको पेट्रोग्लिफ्स भी बोलते हैं। पेट्रोग्लिफ्स मतलब होता है कि जैसे कोई गुफा की दीवार है ना, सो उसमें उसकी जो ऊपर ही जो सतह है उस चट्टान को खरोच खरोच के क्या कर देते थे, उसमें गैप्स भर देते थे। और जब उसमें गैप्स आते थे उसके बाद उसमें क्या कर दिया जाता था, पेंट कर दिया जाता था, जिससे इस तरीके का आकर्षण देखने को मिल जाता था। ये पेट्रोग्लिफ्स है। सो ऊपर की जो सतह है दीवार की, इसको पहले खरोड़ खरोड़ के उसको क्या कर देते थे, पूरा बाहर निकाल देते थे, उसके बाद इसमें कलर कर देते थे। सो स्केलेटल एविडेंस हमारे पास काफ़ी मिले हैं। कंकाल उत्तराखंड का तो नहीं, एक काफ़ी फेमस नर्मदा स्कल करके हमें मिला हुआ है ना। एंड ये जो है ये हथनौरा विलेज में मिला हुआ है। नर्मदा स्कल करके कभी आएगा। सो ये कहाँ पे है, हथनौरा विलेज, मध्य प्रदेश में, ठीक है। सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये पूरे भारत का ना, ये जो नर्मदा स्कल है और ये जो हथनोरा में मिला है, ये पूरे भारत और पूरे दक्षिण एशिया का सबसे पुराना फॉसिल है, मतलब ह्यूमन फॉसिल है, ठीक है। सबसे पुराना ह्यूमन फॉसिल है पूरे इंडिया और पूरे साउथ एशिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बन जाती है। शुरुआत में तो इसको होमोसेपियन से पहले जो आए थे, होमो इरेक्टस, उसका पार्ट बोला गया था, लेकिन रिसेंट स्टडीज़ में ये बोला गया है कि ये
मतलब आधुनिक मानव है, ठीक है ना, यानी आर्केक होमोसेपियंस का स्कल है करके। उसके अलावा मृद भांड जो पॉटरीज होती हैं और मेटल टूल्स, ये सभी प्रमाण जो है बताते हैं कि ये जो प्रागैतिहासिक काल के जितने भी सबूत है इन्हीं से पता चलता है, ठीक है। और मोस्टली ये लोग कहाँ रहते थे, ये वनों में, पर्वतों में, नदी घाटियों में, गुफाओं में, यहीं पे निवास करते थे। और ये एक तरीके से वो थे, नोमैडिक हंटर्स थे, ठीक है। ये मतलब शिकार करके अपना पेट पालन करते थे। अब क्योंकि ये शिकार पे ही आधारित था इनका जीवन, तो ये इनके इनके जो टूल्स थे वो भी उसी तरीके के थे जिससे शिकार में आसानी हो, लाइक हैंड एक्स हो गया, ठीक है। ये शिकार हो गया, या फिर लकड़ी को काटने के लिए यूज़ होता था। चॉपर हो गया, कोई भी टफ चीज़ है उसको तो उसको निकालने के लिए। स्क्रैपर होता था, स्क्रैपर यानी जैसे किसी जानवर को मार दिया तो उसकी सफाई अगर करनी है तो उसके लिए स्क्रैपर वगैरह यूज़ होता था, ठीक है। सो उत्तराखंड में जो ऐसे जितने भी मतलब ये जो टूल्स हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो अलकनंदा हमारी घाटी है, ये जगह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है ना। अलकनंदा घाटी, कालसी क्षेत्र और रामगंगा घाटी कुमाऊं क्षेत्र में जो है, ठीक है ना। सो आपको बस ये लोकेशंस थोड़ा सा ध्यान रख लेनी है कि ये जो प्री हिस्ट्री जो टूल्स हैं, इनके जो उपकरण हैं, ये अलकनंदा घाटी से, कालसी क्षेत्र से तथा रामगंगा घाटी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके डिस्ट्रिक्ट वाइज भी एविडेंस है, ये तो ऊपर ऊपर है, अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हम पढ़ेंगे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो यहाँ पे जो हमने हाईलाइट करके जो दिया हुआ है ये डायरेक्टली मतलब इससे क्वेश्चंस पुराने पेपर्स पे पूछे गए हुए हैं। सो आप लोग स्पेशल फोकस इन हाईलाइटेड वाली थिंग्स को देंगे, ठीक है। और सबसे पहले जो शुरू करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने ये किया हुआ है। सो चमोली जनपद में जितने भी मतलब हमारी गुफाएं हैं, जो सोर्सेज हैं, जिनके भी जो प्री हिस्ट्री का सबूत होती हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो ग्वारखा गुफा जो सबसे पहले है, ये चमोली में है। और इसकी जो जगह है ये काफ़ी बार पेपर में आ चुकी है, ये डुंगरी गांव थराली चमोली में ये जगह है, ठीक है। सो डुंगरी गांव थराली चमोली में ग्वारखा गुफा है। और ये किस नदी के किनारे है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा नदी के किनारे ये ग्वारखा गुफा है। इसके जो खोजकर्ता थे वो राकेश भट्ट थे। और यहाँ पे जो मानव आकृतियाँ जो बनी हुई हैं जो गुफा के अंदर, वो त्रिशूलाकार रूप में है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि वो किस रूप में है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ग्वारखा गुफा के अंदर जो भी मानव आकृतियाँ बनी हुई हैं वो त्रिशूलाकार आकार की हैं। सो इसके अलावा यहाँ पे अब यार आकृतियाँ सिर्फ, ये तो नॉर्मल सी बात है, जानवरों की होंगी, तो ये जानवर के नाम ऐसे याद रखना कहीं से भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और मेनली जो यहाँ पे आपको एक मोटे मोटे तौर पे ये याद रखना है कि जो ग्वारखा गुफा में जो गुफाएं बनी हुई है ना, वो इंसान के पशुचारक जीवन होने का एक क्या करती है, सबूत देती हैं कि वहाँ पे एक पेस्टोरल लाइफ वो जो लोग थे वो जीते थे, है ना। वो पशु के ऊपर डिपेंडेंट थे, बिकॉज वहाँ पे पशुओं को हाँक कर घेरना है। मतलब ऐसे चित्र बनाए गए हैं जहाँ पे आदमी ऐसे घेरा बना के किसी जानवर को ऐसे पकड़ रहा है, ठीक है। बल्कि ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे इसमें ग्वारखा गुफा वाले में, जो चमोली में जो ग्वारखा गुफा है, वहाँ पे यही सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये पहला ही अलकनंदा नदी के किनारे है। दूसरा, यहाँ पे जो आकृतियाँ है वो त्रिशूलाकार शेप की हैं। तीसरा, आप ये जान सकते हैं कि ये पशुचारक जीवन को दिखाता है, ठीक है। उसके बाद है किमनी गांव। सो जो किमनी गांव है, यहाँ से भी ये इंपॉर्टेंस है कि हल्के सफ़ेद रंग के जो चित्र हैं वो यहाँ पे पाए गए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि चमोली में जो किमनी गांव है, पिंडर घाटी के पास में, सो वहाँ पे जो हल्के वाइट कलर के जो हैं वो चित्र वहाँ से पाए गए हैं, ठीक है। सो ये आप ध्यान रख सकते हैं किमनी गांव से। उसके बाद आता है मलारी गांव, जनपद चमोली। सो मलारी गांव अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे महापाषाणीय संवधानों के प्रमुख और प्रसिद्ध केंद्र इसको माना गया है। यानी महापाषाणीय संवधान मीन्स मेगालिथिक बरियल्स, ठीक है। सो मेगालिथिक का मतलब होता है, अगर हम सबको तोड़ेंगे तो मेगा मीन्स बड़ा एंड लिथिक मतलब होता है पत्थर, ठीक है ना। सो बड़ा पत्थर आप मान लो। सो इसका मतलब ये है कि इस पीरियड के जो लोग हैं ना, वो उनकी एक बहुत विशेष बात थी कि वो बड़े पत्थर, मतलब जब किसी की डेथ हो जाती थी तो उसके आसपास पत्थरों का यूज़ करके मतलब कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप की चीज़ बनाते थे। जैसे कोई भी डेड बॉडी अगर है तो उसके आसपास कुछ पत्थरों का चित्र बना देते थे, है ना। सो इसका मतलब क्या था कि अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई सोसाइटी मतलब डेड लोगों के लिए इतनी मेहनत से अगर स्ट्रक्चर बना रही है ना, उनको दफनाने के बाद या फिर जलाने के बाद उनके आसपास, सो इसका मीन्स ये सिंपल सी बात ये कि वो आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करती होगी, है ना। उनको लगता होगा कि इसके बाद भी कोई ना कोई जीवन है। सो शवों को रखने की प्रथा सावधान कहलाती है, बरियल प्रैक्टिस, कि शव को कैसे वो लोग रखते थे। सो हड़प्पा सिविलाइजेशन में और यहाँ पे भी उस टाइम पे 3 तरीके की सावधान विधियाँ होती थी। एक तो कंप्लीट
इन्यूमेशन आप समझ सकते हो, ठीक है। कंप्लीट इन्यूमेशन मतलब जहाँ पे पूरी बॉडी को कंप्लीटली जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। पार्शियल में क्या होता था कि बॉडी के कुछ पार्ट्स को दफनाया जाता था, ठीक है। और दाह संस्कार मीन्स बॉडी को जला दिया जाता था, और आज के हिंदू संस्कार इसी से सिमिलैरिटी काफ़ी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद मलारी गांव क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी ये तो हमने पढ़ा मेगालिथिक के बारे में। और ये जो मेगालिथिक पीरियड है ना, ये नॉर्मली सदर्न इंडिया में काफ़ी लेट शुरू हुआ था, है ना। ये वैसे तो आप सदर्न इंडिया की बात करोगे तो 1000 BC से लगभग 1 CE तक ये जो पीरियड रहा, ये वहाँ पे रहा, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो पत्थरों का जो मिलान होता था ना, जिस तरीके से पत्थर रखते थे, उनको बहुत अलग अलग शब्द दिया गया है, जैसे मैनहीट्स। मैनहीट मतलब होता है कि जमीन में एक अकेला पत्थर गाड़ दिया, कोई कम्युलेटिव स्टोन, है ना, कुछ किसी की याद में, किसी की डेथ के बाद एक पत्थर रख दिया, एक रिप्रेजेंटेटिव, और उसी की कभी भी अगर उनकी याद आई तो वो उस पत्थर के पास आ सकते थे। या फिर इसको डोलमैन बोलते हैं, एक डोलमैन। डोलमैन में क्या होता था कि यहाँ पे 3 बड़े पत्थर, है ना, ऐसे 3 ऐसे बड़ा पत्थर और एक चौपटा पत्थर रख दिया, तो उसको डोलमैन कहते थे। सो ऐसी नॉर्मल एक सिस्ट सिस्टम होता था इनके बरियल टाइप में। सिस्ट में क्या होता था कि जमीन के अंदर पत्थर का एक स्लैब बना दिया, जमीन के अंदर से गड्ढा करके पत्थर का एक स्लैब बना दिया, और उसी में वो क्या करते थे, बॉडी को रखते थे, है ना। तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। अब बात करते हैं हम लोग सीधे मलारी गांव की। यहाँ पे 1956 में इसकी खोज की गई थी, किसने, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। ये सीधे सीधे इंपॉर्टेंट है, मलारी गांव में जो ये सावधान है, इनकी जो खोज थी 1956 में करी थी शिव प्रसाद डबराल जी ने, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये स्वात घाटी जो है ना, जो आज का पाकिस्तान रीजन में है, वहाँ के जो शवग्रह हैं वहाँ जो पाए गए हैं, उससे ये काफ़ी रिलेट करते हैं, काफ़ी सिमिलर हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, कभी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि जो स्वात घाटी है, वहाँ के जो बरियल से शवग्रह हैं, उनसे सिमिलर जो शवग्रह उत्तराखंड में कहाँ पाए गए हैं। वो कहाँ पाए गए, मलारी गांव में, है ना। 1956 में शिव प्रसाद डबराल। मलारी से हमें क्या मिली है, यहाँ से जो प्राप्त जो हमें सामग्री है, वो एक तरीके से मानव कंकालों के साथ भेड़, घोड़ा, बकरी, कुत्ते के कंकाल, है ना। इस तरीके के आपको जो कश्मीर में भी एक साइट है बुर्ज होम करके, वहाँ पे भी आपको मिलेगा कि वहाँ पे भी इस तरीके की साइट्स पाई गई हैं जहाँ पे इंसान को डॉग के साथ, मतलब साथ में दफनाया गया है ना। मानव, यहाँ पे भी मानव कंकालों के साथ भेड़, घोड़ा, बकरी, कुत्ते के कंकाल पाए गए हैं। और यहाँ पे जो आयरन टूल्स और पेंटेड पॉटरी दोनों यहाँ पे पाई गई हैं। और कौन से, लोहित, लोहित को ऐसे ओकरे कलर पे, पे पेंटिंग कहते हैं, पॉटरी कहते हैं। ओकरे कलर में नहीं, जो गेरुआ जो कलर होता है ना, उसको बोलते हैं हम ओकरे, है ना। लोहित। और काले व धूसर, धूसर मतलब होता है ग्रेइश कलर। इस तरीके के वहाँ पे हमें पॉटरी मिली है अलग अलग, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ से मिला है, ये एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं। इसमें लगभग याद करने लायक ये कि स्वर्ण मुखौटा वहाँ से मिला गया है, जिसका वेट 5.2 kg है ना। एक गोल्डन मुखौटा वहाँ से मिला हुआ है, और एक ब्रॉन्ज का बाउल भी मिला हुआ है। मिट्टी के बर्तन तो नॉर्मली मिल ही रहे हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने इसका सर्वेक्षण कराया था इनका। पहला दो सर्वेक्षण हुए थे, और जो पहला हुआ था 1983 में हुआ था, ठीक है। ये किसने करवाया था, इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने करवाया था। यहाँ पे शिकार हेतु लोह के जो उपकरण, जो स्टोन के, जो आयरन के, यहाँ पे आयरन के टूल्स मिले हुए हैं, ठीक है ना। इससे पहले हमें स्टोन के टूल्स मिल रहे थे जो हम ऊपर पढ़ लेते प्री हिस्ट्री में। लेकिन ये क्योंकि मेगालिथिक पीरियड जो है ना, ये आयरन एज के साथ ही कहीं ना कहीं सिमिलरिटी रखता है ना। जिस टाइम पे आयरन एज चल रही थी, वहीं पे मेगालिथिक पीरियड भी आसपास ही इनका चल रहा था। आयरन की क्योंकि वहाँ पे खोज हो चुकी थी, आपको आयरन के यहाँ पे शिकारी हंटिंग इम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। उसके अलावा पशु के कंकाल, भेड़, बकरी, कुत्ते की अस्थियां भी यहाँ पे पाई गई हैं। और दूसरा वाला जो हुआ था ना, ये इंपॉर्टेंट है, पहले वाला 1983 में जो, तो उन लोगों को सिर्फ वहाँ पे टूल्स वगैरह मिले थे। लेकिन जो सेकंड हुआ था 2001-2 में, वहाँ पे जो मानव कंकाल था उसके साथ एक 5.2 किलोग्राम का गोल्डन मुखौटा भी वहाँ पे मिला था, ठीक है। और ये मानव कंकाल के साथ मिला था 2001-2 में। हमने पढ़ लिया था, ये लगभग 2000 BC से लेकर 6 सेंचुरी BC तक के पीरियड रहा था। और ठीक है, और इनकी जो सिमिलैरिटी है, पाकिस्तान की स्वात घाटी में जो बर्तन मिले हैं, जो वहाँ पे कंकाल मिले हैं, उनके साथ काफ़ी इनकी मैचिंग है ना। अब बात करते हैं अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा में भी, अल्मोड़ा जो जनपद है हमारा, वहाँ पे भी काफ़ी प्रागैतिहासिक काल की बहुत सारे चित्र और ये प्रमाण मिले हैं। शुरुआत है, सबसे इंपॉर्टेंट साइट वहाँ की लाकू उडियार,
है ना। सो लाखो डीआर सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो खोज है वो एमपी जोशी ने 1968 में करी थी, है ना। सो ये नाम आप इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, सो आपको ये स्पेशली रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। तो एमपी जोशी जी ने ही 1968 में लाखो डीआर की खोज करी थी। लोकेशन इसकी कहाँ पे है, लोकेशन में इंपॉर्टेंट है कि किस नदी के किनारे, तो सुयाल नदी के किनारे है लाखो डीआर। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि किस नदी के किनारे है, सुयाल नदी के किनारे है। और यहाँ पे डांसिंग ह्यूमन फिगर्स यानी मानव आकृतियों को नाचते हुए दिखाया गया है। तो नाचने वाचने पार्टी वाला जो भी सीन है वो सब कहाँ है, अल्मोड़ा में है, लाखो डीआर में, ठीक है। और इनके जो चित्र है ना, भीमबेटका से भी इनको क्या किया जाता है, वैसी सिमिलैरिटी यहाँ पे देखी जाती है। सो ये क्वेश्चन आ सकता है, किन गुफाओं के चित्र की जो सिमिलैरिटी है वो भीमबेटका जैसी है। सो वहाँ पे ऑप्शंस में आपको दे देगा गोरखा उडियार, लाखो उडियार, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज भीमबेटका से जो सिमिलैरिटी है वो लाखो उडियार जो गुफा है वह उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो भीमबेटका जैसी हैं। और इसमें अलग अलग कलर्स का यूज़ हुआ है, ये कहीं से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप हल्का फुल्का ध्यान रख सकते हैं। मेन आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि एमपी जोशी जी ने 1968 में लाखो डीआर केव को डिस्कवर किया था इन पेंटिंग्स को, और ये सुयाल नदी के किनारे है, भीमबेटका जैसी इसमें सिमिलैरिटी है, ठीक है। उसके बाद इसमें है अदर, फिर आती है फड़कानौला। फड़कानौला जो है यशोधर मठपाल जी ने 1985 में इसको खोजा था, ठीक है ना, फड़कानौला। तो ये आपको ध्यान रखना है, फड़कानौला। ये लाखो डीआर की जो पेंटिंग्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे गुफाओं में पत्थरों के ऊपर ये पेंटिंग्स करी गई हैं, और ये डांसिंग फिगर्स जो हमने ऊपर पढ़ा था कि मानव आकृतियों को नाचते हुए दिखाया गया, तो ये आप देख सकते हैं हाथ में हाथ पकड़ के ये लोग डांस कर रहे हैं। सो फड़कानौली यशोधर मठपाल जी ने 1985 में खोजा था, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। आपको बस इसमें किसने खोजा था, कब और कब, इतना ही ध्यान रखना है। पेटसाल भी जो है अल्मोड़ा की एक साइट है, और इसे यशोधर मठपाल जी ने 1989 में ही खोजा था, इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। और कसार देवी क्षेत्र जो है ये भी अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे है, और यहाँ पे 14 नेत्रकों का चित्रण है। सो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले ग्रुप सी के एग्जाम्स में। सो आपको ध्यान रखना है कि कसार देवी जो मंदिर क्षेत्र है वहाँ पे, कसार देवी टेम्पल एरिया, वो भी कहाँ, अल्मोड़ा में है। और वहाँ पे जो साइट मिली है उसमें 14 डांसर्स का एक चित्रण है, 14 नेत्रिका को वहाँ पे क्या किया गया, डांस करते हुए दिखाया गया है ना। और उसके अलावा यहाँ पे ये, हाँ, समूह नृत्य वगैरह यहाँ पे दिखाया गया। उसके बाद फलसीमा। फलसीमा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे योग एवं नृत्य मुद्रा वाली आकृतियाँ, देखो नृत्य वाली आकृतियाँ तो अल्मोड़ा में काफ़ी जगह मिली हुई हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन योग वाली जो है वो फलसीमा में मिली हुई है, ठीक है ना, योगा पोस्चर्स करते हुए। तो ये इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि योगा जैसी पोजेज वहाँ पे करते हुए जो पिक्चर्स हैं वो दिखी हैं फलसीमा में। उसके बाद बात करते हैं लेथाप की। सो लेथाप भी कहाँ पे है, बस इतना इंपॉर्टेंट आप लोग याद रख लीजिएगा, इतना काफ़ी है। लेथाप क्या है, अल्मोड़ा में है, ठीक है ना। सो अल्मोड़ा में काफ़ी सारी साइट्स हैं, आप लोग एक बार सारी देख लीजिए। लाखो उटियार से हम शुरू करते हैं, उसके बाद फटकानौली, फिर पेटसाल, फिर कसार देवी, फिर फलसीमा, फिर लेथाप, ठीक है। उसके बाद करते हैं कि उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में उत्तरकाशी की जो साइट है वो सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हल्के नीले रंग का प्रयोग हुआ है। जो यहाँ पे शैल चित्र मिले हैं वो नीले रंग के मिले हैं, तो यहाँ पे जो जगह है हुडली, ठीक है ना। सो हुडली कहाँ पे है, उत्तरकाशी में, और हुडली में जो है नीले रंग के शैल चित्र हमें मिले हैं। सो ये आपको कलर यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद पिथौरागढ़ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइट है वो बनकोट है, और बनकोट में 1989 में हमें 8 तांबे की मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। सो ये पहले भी आया है ये क्वेश्चन, और ये आगे भी आ सकता है, और ये हमने हाईलाइट किया हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। बनकोट में जो 8 तांबे की जो मानव आकृतियाँ हैं ना, तांबे की यानी ब्रॉन्ज की जो ह्यूमन आकृतियाँ हमें मिली हैं वो बनकोट से मिली हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हरिद्वार के पास भी एक बहादुराबाद करके एक जगह है। सो यहाँ पे भी कुछ हमें कॉपर टूल्स मिले हैं, यानी इसके कॉपर के टूल्स, रिंग्स, और यहाँ पे बैंगल्स वगैरह है ना, यानी चूड़ियों के आइटम्स, और ऐसे इस तरीके के आइटम्स वहाँ पे हमें मिले हैं। और जो आर्कियोलॉजिस्ट एच डी संकालिया ने इन्हें क्या किया कि ये जो जितने भी आइटम्स मिले हुए हैं ना कॉपर के, रिंग्स के, इनको गोदावरी वैली में जो कॉपर के टूल्स हैं उनके साथ सिमिलैरिटी पाई है इन्होंने, ठीक है ना। सो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हैदराबाद में हरिद्वार में जो बहादुराबाद में जो भी मतलब टूल्स वगैरह मिले हैं उनको एच डी संकालिया जी ने बोला है कि इनकी रिजेम्बलेंस थोड़ा सा मतलब जो गोदावरी वैली में जो पाए हैं ना जो कॉपर टूल्स वहाँ मिले हैं उनके साथ है। और 1953 में भी जो यज्ञदत्त शर्मा जी थे, उनको भी जो उन्होंने जब एक्सकेवेशन किया सेम साइट का बहादुराबाद वाली का, उन्होंने बोला कि ये थोड़ा
स्टोन एज टूल्स और इनकी जो पॉटरी है वो वहाँ से काफ़ी मैच कर रही है ना, यानी जो स्टोन एज टूल्स है और वहाँ पे जो पॉटरी मिली है ये उसी तरीके की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाद में 1986 में अल्मोड़ा जिले से एक और 1989 में पिथौरागढ़ जनपद के बनकर स्थल से 8 तांबे की मानव आकृतियाँ प्राप्त। सिंपल सी बात है, आपको ये ध्यान रखना है कि पिथौरागढ़ में 1989 में जो बनकोट साइट है वहाँ से 8 तांबे की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। हरिद्वार में बहादुराबाद में भी जो रीजन है वहाँ से भी हमें काफ़ी सारे पुराने आइटम्स मिले हुए हैं, और इनका जो रिजेम्बलेंस है बोला गया है कि जो गोदावरी वैली में जो मिले हैं वहाँ पे भी हैं। उसके बाद बात करते हैं चित्रित धूसर मृदांड। सो ये पेंटेड ग्रे वेयर है, ठीक है। सो इसका इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ग्रे कलर के बर्तन मिलते हैं, है ना। सो ऊपर से ब्लैक पेंट से डिज़ाइन होगा, उसमें ग्रे कलर का पूरा वो होगा, और ये यूजुअली जो है आयरन एज से इनको लिंक किया जाता है ना। पेंटेड ग्रे वेयर को आयरन एज से, यानी जो लौह युग था उससे हम इसको रिलेट करते हैं पेंटेड ग्रे वेयर को। सो उत्तराखंड के लिए सिग्निफिकेंस इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज चित्रित धूसर मृदान के साक्ष्य अलकनंदा घाटी कहाँ से मिले हैं। पहले बात, इसके साक्ष्य अलकनंदा घाटी के थापली से, और पुरौला यमुना घाटी के पुरौला उत्तरकाशी से, और पश्चिमी रामगंगा घाटी यानी चंपावत बागेश्वर अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं, है ना। सो ये आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है कि ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अलकनंदा घाटी के अलकनंदा घाटी से, यमुना घाटी के पुरौला उत्तरकाशी वाले क्षेत्र से, और पश्चिमी रामगंगा वाले क्षेत्र घाटी से ये प्राप्त हुए हैं। सो ये यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन है उसमें राइस हस्क इम्प्रेशंस, यानी जो चावल का जो भागा छिक्कल होता है ना, तो उसके निशान इसमें पाए गए हैं। तो इसका क्या मतलब है, अगर जो राइस हस्क उसमें उसके इम्प्रेशंस उन बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में अगर दिखाया गया है, इसका मतलब ये कि उन बर्तनों का यूज़ होता था धान को स्टोर करने में। और सिंपल से मतलब है कि ये उस समय जो धान की खेती होती थी उसका संकेत दे रहा है ना। जो बर्तनों में अगर इस तरीके के राइस के उसके इंप्रेशन बने तो मतलब उस टाइम पे राइस धान की खेती हुआ करती थी। उसके बाद हम बात करते हैं कप मार्क्स की। कप मार्क्स क्या होता है? कप मार्क्स सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? कप मार्क्स यानी एक कप मान लो आप, है ना, लेकिन वो पत्थरों के ऊपर बना हुआ है। जो कप है ना, ये आप देख सकते हैं कप, तो एक तरीके का गड्ढा जो है पत्थरों के ऊपर बने बने छोटे छोटे गड्ढों को आप क्या बोलेंगे? कप मार्क्स बोलेंगे। सो ये 5 से 6 सेंटीमीटर लगभग गहरे होते हैं, और 12 से 25 मीटर सेंटीमीटर का इनका डायामीटर होता है। तो ये एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि छोटे छोटे गड्ढे जो होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कप मार्क्स बोलते हैं। और ये क्यों बनाए जाते थे कप मार्क्स? इनका क्या रीजन था? खुद सोचिए भाई, रिलीजियस रिचुअल्स के लिए बनाए जाते थे, है ना। धार्मिक संबंध इनका रहता था इनसे, और एक तरीके का सिंबॉलिक मार्क और कम्युनिटी एक्टिविटी आप इसको समझ सकते हैं कि कुछ लोग मिलके मतलब अपने रीजन को या फिर नोटिफाई करने के लिए कि एरिया हमारा है। तो इस तरीके से कुछ भी इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। सो ये दिशा निर्देशक चिन्ह, कोई डायरेक्शन, रास्ता, कहीं पे अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, नदी है, पानी है, तो उसको दिशा निर्देश करने के लिए, या फिर खगोलीय अवलोकन, है ना, यानी एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस हो सकता है, और पूजा स्थल। तो एग्जैक्ट पता नहीं है, बट ये कप मार्क्स का यूज़ ही बोला गया है। सो हैनवुड ने सबसे पहले कप मार्क्स को चंपावत के देवीधुरा में ढूंढा था। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इसमें। ऊपर का जो था वो कोई स्टोरी बस इसीलिए है ताकि आप लोग रिलेट कर पाएँ, और उनको याद, हर चीज़ इसमें से रटने की, घूटने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं ना, इनके ऊपर स्पेशल फोकस रखना है ना। तो हैनवुड ने 1856 में सबसे पहले कप मार्क्स को कहाँ ढूंढा था, ये आपको ध्यान रखना है। चंपावत के देवीधुरा में पाए गए थे, ठीक है, सबसे पहले। कहाँ पे? चंपावत के देवीधुरा में। उसके बाद ये सबसे पहले यहीं पे खोज हुई थी। फिर रिवेट कॉर्नक ने 1877 में द्वाराहाट में चंद्रेश्वर मंदिर में लगभग 200 कप मार्क्स खोजे, है ना। ये बहुत बड़ी खोज थी क्योंकि 200 से ज़्यादा कप मार्क्स उन्होंने अल्मोड़ा का जो द्वाराहाट एरिया है वहाँ पे चंद्रेश्वर मंदिर, ये चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ पे डायरेक्टली आ सकता है? तो चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ पे है? द्वाराहाट में है। और इसकी इंपॉर्टेंस आपको ध्यान रखनी है कि ये मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लगभग 200 कप मार्क्स मिले हैं। और किसको मिले थे? रिवेट कॉर्नक को 1877 में, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर ललित जोशी ने अल्मोड़ा के फलसीमा, चितई, जसकोट आदि से 130 कप मार्क्स पाए, और यशोधर मटपाल जी को भी पश्चिमी रामगंगा घाटी से ऐसे 72 कप मार्क्स मिले। तो ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, आप इसको नंबर्स के ऊपर फोकस मत करिए। आप ये बस इतनी आपको ये ध्यान रखना है कि शुरुआत हुई थी चंपावत के देवीधुरा से, जो हैनवुड ने 1856 में ढूंढा था, लेकिन उसके बाद लगातार जो हमें मिले वो कहाँ से मिले? अल्मोड़ा से मिले हैं। तो अल्मोड़ा में बहुत सारे कप मार्क्स खोजे गए हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा कप मार्क्स को लेके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे चंद्रेश्वर मंदिर जो द्वाराहाट में है वहाँ से भी 200 कप मार्क्स मिले हैं। फिर फलसीमा में और पश्चिमी रामगंगा घाटी से भी मिले हैं ना। सो जो सबसे पहले चंपावत के देवीधुरा में ढूंढे गए थे वो हैनवुड ने ढूंढे थे। बस इतना आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद अब हाँ आगे है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। सो आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ये उस तरीके ये एक पौराणिक काल भी इसको कहा जाता है ना, इसको पौराणिक काल भी कहा जाता है। और इसको एक ब्रिज बोल सकते हैं, एक पुल बोल सकते हो, किसके बीच में, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में, ठीक है। तो बीच का एक पुल आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे जो लिखित जो प्रमाण है, जो लिखित सोर्सेज हैं, वो थोड़े थोड़े मिलना शुरू होते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी उतनी ज़्यादा यहाँ पे मिली नहीं है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जनरली जो उत्तराखंड में ये जो काल है वो सामान्यतः 4th सेंचुरी BC से ऐतिहासिक काल तक का माना जाता है ना। तो ये टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे तो मेजर चेंजेस यहाँ पे दिखाई देते हैं, मतलब उत्तराखंड में। तो सबसे पहले जो मेन है वो आयरन और कॉपर का यूज़ आप लोग देख सकते हैं, है ना। सो स्टोन टूल्स के साथ साथ आपको कॉपर टूल्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और उसके बाद बिकॉज स्टोन के मुकाबले जो कॉपर टूल्स हैं ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव होते थे। तो एक तरीके का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड हो गया था स्टोन टूल से कॉपर टूल्स में, है ना। जैसे कीपैड फ़ोन से हम लोग आज टच फोन्स में आ चुके हैं ना, टच स्क्रीन फोन्स में, तो ऐसे ही स्टोन टूल से कॉपर टूल्स वहाँ पे मिलना एक तरीके का उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था उस टाइम के हिसाब से। और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का मतलब कि लोग खेती करना शुरू हो चुके थे। अब सिर्फ जानवरों के शिकार तक वो लोग सीमित नहीं थे, यानी एक तरीके से सेटल्ड होना शुरू हो चुके थे, है ना। लोगों ने एक स्थान पे रह के खेती करना और एक जगह पे अपना जीवन जीना शुरू कर दिया था। और एनिमल हस्बेंड्री यानी गाय बकरियों का पालन, इनको पालना, ये सब शुरू हुआ। तो ये लोग सेटल लाइफ की ओर को बढ़ने लगे, है ना। और इम्पॉर्टेंट जो इसके आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो ये बहादराबाद से प्राप्त कॉपर होड, हमने बहादराबाद में पढ़ा था ना 1953 में, वहाँ पे हुआ था जो साइट, यज्ञदत्त शर्मा ने जो बताया था, है ना। और HG संकलिया ने भी उनको नर्मदा गोदावरी वैली से कंपेयर किया था। तो वही बहादराबाद में जो कॉपर होड और वहाँ पे मिले हैं, कॉपर के जो होड है, मलारी में भी और रामगंगा घाटी में भी मेगालिथिक बरियल्स जो वहाँ पे मिले हैं, तो वो इस युग के महत्वपूर्ण संकेत माने जाते हैं, है ना। सो ये जगह आपको ध्यान रख लेनी है बस, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद धार्मिक साहित्य में उत्तराखंड का विस्तारपूर्ण उल्लेख। तो उस टाइम पे हमने बताया ना कि जैसे ये जो धार्मिक जितने भी ग्रंथ हैं ये बहुत समय तक मतलब ये ओरली ट्रांसफर हुए हैं, है ना। जो हमारे ऋग्वेद यजुर्वेद, ये मतलब मुंह से बोल बोल के जनरेशन टू जनरेशन क्या हुआ है, इनके मंत्र और इनकी जितनी भी बातें हैं वो ट्रांसफर होती थी। और काफ़ी लेट में आके लगभग मतलब गुप्ता पीरियड में भी हमने काफ़ी वेदों का लिखना शुरू किया है। सो ये पहले श्रुति फॉर्म में, इसको श्रुति लिटरेचर बोला जाता था। श्रुति मतलब जो सुना सुना के कई हजारों सालों तक ये ऐसे ट्रांसफर हुए, है ना, कई सौ सालों तक। तो सबसे पुराना जो ऋग्वेद है वो बोला जाता है कि 1500 से 1000 BC के बीच में लगभग वो बोला गया था, है ना। और उसके बाद जो 3 वेद थे वो कौन से थे, सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद, ये 1000 BC से 600 BC के बीच में लगभग इनकी रचना हुई थी। लिखे नहीं गए थे, इनकी रचना हुई थी। इसके बाद ये ओरली ट्रांसफर हुए बोल बोल के। लेकिन जब बाद में जब कागज और पत्तों में इनको उतारना पहली बार जब हुआ, तो ये लगभग 4th सेंचुरी BC में, यानी गुप्ता काल के आसपास ही ये हुआ होगा। सो वेद में जो उत्तराखंड को जो बोला गया है ना, डायरेक्टली उत्तराखंड का नाम ऐसे कहीं नहीं है, लेकिन इसको देवभूमि बोला गया है ना। आज भी हम इसको देवभूमि बोलते हैं। तो ये ऋग्वेद में डायरेक्टली बोला गया है। तो पहला जो उल्लेख है उत्तराखंड का वो ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ पे इसको देवभूमि या फिर मनीषियों की पूर्ण भूमि, लैंड ऑफ सेजेस, है ना। सो इसको बोला गया है। सो 4 वेद हमारे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद जो है सबसे पुराना और अथर्ववेद सबसे नया माना गया है। उसके बाद आते हैं ब्राह्मण टेक्स्ट। सो ब्राह्मण टेक्स्ट, ब्राह्मण क्या होते हैं, पहले तो वेद हो गए, उसके बाद हो गया ब्राह्मण। सो ये जो ब्राह्मणास होते हैं ना, ये वेद के एक्सप्लेनेशन होते हैं एक तरीके से, यानी आप इनको गाइड बुक मान सकते हैं, है ना। जैसे सॉल्यूशन गाइड बुक नहीं होती, एक पूरी किताब है उसके, लेकिन टफ टर्म्स को समझाने के लिए जो दूसरी बुक लिखी जाती है उसको गाइड बुक कहते हैं। तो ब्राह्मण भी उसी तरीके का, जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो भी उसी तरीके का काम करती है। यानी जो जितनी भी रिचुअलिस्टिक वहाँ पे जितने भी कर्मकांड बताए गए हैं हमारे ऋग्वेद में, सो उन वेदास में, तो उनको समझाना, है ना, उनको एक्सप्लेन करना, और उनका क्या रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, और वो मंत्र उच्चारण से हमें क्या फ़ायदा होगा, वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। और हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं, है ना। हर वेद का अपना अपना एक ब्राह्मण होगा। सो
जैसे ऐतरेय ब्राह्मण है, वो किसका ब्राह्मण है? वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी ऋग्वेद की गाइड बुक है एक तरीके से, उसके मंत्रों को समझाने की बुक। सो ऐतरेय ब्राह्मण किसका है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। सो यहाँ पे उत्तराखंड को क्या बोला गया है? उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया गया है? सो ये ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है, और ऐतरेय ब्राह्मण क्या है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके अलावा हम बात करते हैं कौशिकीय ब्राह्मण की। ये भी ऋग्वेद से संबंधित है, और इसमें कौशिकी ब्राह्मण जो वाक देवी है ना, वाक मतलब स्पीच, गॉडेस ऑफ स्पीच, उसको बोलते हैं वाक देवी। सो उनका जो निवास स्थान है वो बद्रिका आश्रम बताया गया है कौशिकी ब्राह्मण में, है ना। सो ब्राह्मण टेक्स्ट में कौशिकी ब्राह्मण में क्या बताया गया है कि जो वाक देवी का जो निवास स्थल था वो बद्रिका आश्रम था। उसके बाद पुराण्स में हम लोग आ जाते हैं। पुराण जो पुराण है हमारे, उनका जो रोल है वो हमारी पूरी उत्तराखंड की ज्योग्राफी, यहाँ के जो मिथ्स थे, यहाँ के जो कल्चरल ट्रेडिशन थे, उनको पूरा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, जब उत्तराखंड के संदर्भ में जब उसमें लिखा गया है। सो सबसे पुराना जो हमारा है, इसमें 18 हमारे प्रमुख पुराण होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 18 हमारे पुराण हैं, जिसमें जो सबसे पुराना है वो स्कंद पुराण है, और सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे स्कंद पुराण सबसे बड़ा है, और मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन माना गया है, सबसे नया, है ना। सो इसमें उत्तराखंड को क्या बोला गया है? जो स्कंद पुराण में उत्तराखंड को दो भागों में बांटा गया है। एक है केदार खंड, और दूसरा क्या है? मानस खंड। सो केदार खंड जो हमारा आज का गढ़वाल का क्षेत्र है उसको बोला गया। आप उसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि क्योंकि केदारनाथ का मंदिर वहाँ पे है। सो केदार खंड गढ़वाल वाला एरिया, और मानस खंड हमारा कुमाऊं वाला एरिया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है ना, उत्तराखंड को इन्होंने स्कंद पुराण में उत्तराखंड को कई खंडों में वर्णित किया है, जिनमें 5 हिमालयी खंड, यानी पूरा जो हमारा हिमालयी क्षेत्र है, हमारा वेस्टर्न हिमालयी क्षेत्र, उसको 5 खंडों में इन्होंने बांटा हुआ है, जिसमें उत्तराखंड के 2 भाग हैं, मानसखंड और केदार खंड, है ना। तो यहीं पे इसी वजह से इसका उल्लेख यहाँ पे हुआ है मानसखंड और केदार खंड, जिसमें नेपाल नीचे से शुरू किया गया है। 5 खंड यानी ये नेपाल, उसके बाद फिर कुमाऊं का क्षेत्र मानसखंड, फिर उसके बाद गढ़वाल का क्षेत्र जिसको क्या बोला गया है? केदारखंड। उसके बाद पंजाब वाला क्षेत्र यानी जालंधर, और सबसे टॉप में कश्मीर। तो 5 भागों में टोटल बांटा गया है, जिसमें उत्तराखंड को केदारखंड और मानसखंड 2 भागों में बताया गया है। ठीक है। सो स्कंद पुराण में उत्तराखंड को हमने बताया, केदारखंड और मानसखंड। सो केदारखंड जो है आज का गढ़वाल का क्षेत्र, यानी माया क्षेत्र, यानी हरिद्वार से हिमालय तक का जो व्यापक जो पूरा भूभाग है, यानी हरिद्वार से जो मैदानी हमारा हरिद्वार है, वहाँ से हिमालय तक का जो भी क्षेत्र है उसको क्या बोला गया है? केदारखंड। और मानसखंड में क्या है कि जो नंदा देवी पर्वत से लेके जो वर्तमान पिथौरागढ़ में जो कालागिरी पर्वत है, वहाँ तक के पूरे क्षेत्र को क्या बोला गया है? मानसखंड। ये जो नंदा देवी पर्वत है ना, ये आज भी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में एक तरीके की डिवाइडिंग लाइन का काम करती है ना। तो तब भी मतलब जब स्कंद पुराण में इसे 2 भागों में बांटा गया है, सो नंदा देवी पर्वत को बीच की डिवाइडिंग लाइन उन्होंने माना है। सो हरिद्वार को मायापुरी बोला गया है स्कंद पुराण में, है ना। पुराने इसमें हरिद्वार को क्या बोला गया है? मायापुरी, है ना। इसलिए यहाँ पे माया क्षेत्र में लिखा है, माया क्षेत्र था हरिद्वार, यानी हरिद्वार को बोला गया मायापुरी। अल्मोड़ा को बोला गया राम क्षेत्र। ये पुराने जो नाम है ना, किस नाम से बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैच द फॉलोइंग में भी आते हैं कि 4 ऑप्शन इस तरफ, 4 ऑप्शन इस तरफ, है ना। सो उसके बाद उसको सही नाम को मैच करो। सो हरिद्वार को मायापुरी, अल्मोड़ा को राम क्षेत्र, गोपेश्वर चमोली को गौस्थल बोला गया है ना। आपको गौ से याद रख सकते हैं। गौस्थल किसको बोला गया है? गोपेश्वर, जो कि चमोली में है। कुमाऊं को कुर्मांचल बोला गया है, और इसका रीज़न ये भी है कि क्योंकि यहाँ पे जो कांतेश्वर पर्वत है ना, ये कहाँ पे है? ये चंपावत में है। आज भी यहाँ पे पूजा होती है। यहाँ पे भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार लिया था, ऐसा बोला गया। पुरानी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने जो अपना कछुए का जो अवतार लिया था, वो कहाँ पे लिया था? वो कांतेश्वर पर्वत में, जो आज कहाँ है? चंपावत में है। इसलिए उस पूरे एरिया को क्या बोला गया है? कुर्मांचल बोला गया है। ठीक है। स्कंद पुराण का एक भाग भी है बद्रिका खंड, है ना। स्कंद पुराण में एक पूरा भाग है बद्रिका खंड, उसमें बद्रीनाथ का जो क्षेत्र है उसके आसपास का पूरा उल्लेख उसमें मिलता है। और नंदा देवी पर्वत को क्या बोला गया? मानसखंड और केदारखंड मीन्स कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में नेचुरल डिवाइडिंग लाइन, प्राकृतिक विभाजन रेखा, ये बोला गया। तो यहाँ पे नंदा देवी पर्वत है जो दोनों भागों को डिवाइड करता है। सो उत्तराखंड के प्राचीन वैकल्पिक नाम की अगर हम बात करते हैं, सो जो विभिन्न पुराण हैं वहाँ पे मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को, इन दोनों के मानसखंड और केदारखंड के पूरे पूरे उत्तराखंड को क्या बोला गया है? कहीं पे उत्तरखंड बोला गया है ना। ब्रह्मपुर बोला गया। ये सब पुराण में बोला गया, ठीक है ना। अलग अलग पुराणों में उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खस देश जैसे नामों से संबोधित किया है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि पौराणिक टेक्स्ट में उत्तराखंड, ब्रह्मपुरा, खसदेश, और बौद्ध के जो पाली जो टेक्स्ट थे ना, यानी बुद्धिस्ट
टेक्स्ट में इसको हिमवंत बोला गया है। तो कभी हेमवंत और हिमवंत में कन्फ्यूजन क्रिएट की जा सकती है क्वेश्चंस में, तो आपको ध्यान रखना है हिमवंत बोला गया है ये पाली टेक्स्ट में, ठीक है। सो बौद्ध जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें इसको क्या बोला गया है, हिमवंत। सो इनके हिसाब से जो माउंटेन्स है, जो पहाड़ है ना, ये सिर्फ एक लैंडफॉर्म नहीं है कि एक बड़ा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ है, एक तरीके से इनको काफ़ी सेक्रेड और लिविंग यानी डिवाइन पावर के रूप में देखा गया है। तो ये मैप है गढ़वाल और कुमाऊं का जहाँ पे डिवाइड किया गया है। उसके बाद बात करते हैं महाभारत की। सो महाभारत में जो वन पर्व है वहाँ पे हरिद्वार से केदारनाथ, यानी प्राचीन नाम केदारनाथ का था भृगतंग, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि केदारनाथ का पुराना नाम जो था, प्राचीन नाम था, वो भृगतंग था, ठीक है, भृगतंग। सो ये जो हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा है ना, ये सिर्फ आज ही इतना प्रचलित नहीं है। ये जो सोशल मीडिया के टाइम पे हम अभी देखते हैं कि केदारनाथ की एकदम फोटोज़ डाली जाती हैं हर सीज़न में, सो ये ऐसा नहीं कि आज है। ये यात्राएं बहुत पुरानी, बहुत सदियों से चली आ रही हैं। और महाभारत का जो वन पर्व है, आप समझ सकते हैं आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले भी हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा कितनी पावन मानी जाती थी। तो यहाँ पे अलग अलग रास्तों में जो मार्ग हैं, वहाँ के जो तीर्थ हैं, उनका उल्लेख मिलता है। तो इसका ये मतलब है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ पथ था, है ना। और वन पर्व में, इसी वन पर्व में पांडवों द्वारा लोमस ऋषि के साथ बद्रीनाथ की यात्रा का भी उल्लेख मिलता है ना। सो क्या है कि जब पांडवों को वनवास हुआ था, तो पांडव जो थे, लोमस ऋषि थे, उनके साथ कहाँ चले गए, वहाँ कहाँ गए थे, बद्रीनाथ गए थे। कहाँ गए थे, बद्रीनाथ गए थे। और बद्रीनाथ से ऊपर का ही जो क्षेत्र है उसको स्वर्गारोहिणी मार्ग कहा जाता है। ये क्षेत्र कहाँ पे है, ये बद्रीनाथ से ऊपर का ही है। और यहाँ पे जब पांडव थे, अपनी माता कुंती और द्रौपदी के साथ यहीं से स्वर्गारोहण के लिए निकले थे। और इसीलिए इस मार्ग को आज भी स्वर्गारोहिणी मार्ग कहलाया जाता है ना। और बल्कि गढ़वाल में कहा भी जाता है इस बात को वहाँ पे, कि जो बद्री से आगे चला वो पृथ्वी से ऊपर उड़ गया, है ना। तो यानी उससे ऊपर का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है कि स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं। ये बद्रीनाथ से ऊपर का जो स्वर्गारोहिणी मार्ग है, इनको बोला जाता है स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद इसी ग्रंथ में जो अलग अलग जातियों का भी उल्लेख है, जो महाभारत में उत्तराखंड में जो पुलिंद है ना, पुलिंद, बकरवात और किरात जातियों का आधिपत्य बताया गया है ना। ये जब महाभारत है, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये उस टाइम पे जो लोग रहते थे, पूरा जोग्राफिकल एरिया वहाँ पर कैसा था, वो सारा उल्लेख वहाँ पे दिया हुआ है ना, कौन कौन सी जातियाँ वहाँ पे राज करती थी। सो वहाँ पे पुलिंद, बकरवात और किरात जातियों का भी यहाँ पे जिक्र मिलता है। एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल थी और इसने पांडवों की ओर से युद्ध में सहभागिता की थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान आप रख सकते हैं कि जो पुलिंद राजा था, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग जनजातियों का वर्णन है महाभारत में, लाइक पुलिंद, बकरवात, किरात जातियों का। और पुलिंद राजा था, है ना, उसका एक राजा भी हुआ करता था, उसका नाम सुबाहु था। उसकी राजधानी क्या थी, श्रीनगर थी, है ना। और इसने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। इसलिए आज भी आप श्रीनगर को प्राचीन, मतलब आप कह सकते हैं कि राजनीतिक केंद्र माना जाता था कितने टाइम से। बाद में भी श्रीनगर काफ़ी अंग्रेजों के तक, मतलब श्रीनगर काफ़ी, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट रहा, है ना। तो इसका रीज़न आप देख सकते हैं, महाभारत से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सुबाहु के बाद जो था, वहाँ पे राजा विराट का उल्लेख मिलता है। और उनकी राजधानी क्या बताइए, विराटगढ़ी। ये जो जौनसार, भावर और देहरादून यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे उनके राजपाट का उल्लेख मिलता है, राजा विराट का, ठीक है। सो आज भी आप देखेंगे तो जौनसार, भावर में कहीं कहीं पांडवों की पूजा भी होती है, धनुष बाण युद्ध, उनके जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, वो कहीं ना कहीं एंशियंट जो हमारे महाभारत और यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस दिखाई गई हैं उसके साथ काफ़ी रेफरेंस, इवन वहाँ पे जब भाई बहन टाइप की जो सोशल प्रैक्टिसेस होते हैं, उनका भी रेफरेंस कहीं ना कहीं महाभारत में मिलता है ना। सो लोकल ट्रेडिशंस का रूट हमें क्या समझ में आता है कि जो हमारी लोकल ट्रेडिशंस है ना, इनका जो रूट है, ये कहीं ना कहीं कहाँ पे जाता है, एपिक एज तक जाता है, मतलब जहाँ पे महाभारत और रामायण, सो उस दौर तक हमारे इनकी जो जड़ें हैं वहाँ तक फैली हुई हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उत्तराखंड में 2 शादियों का बहुत प्रचलित हैं, 2 शादियां, है ना, महाभारत के दौरान। उसमें लिखा गया है कि एक तो राजा विराट की जो राजा विराट थे, इनकी बेटी उत्तरा और अभिमन्यु का जो विवाह था, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अर्जुन और उल्लूपी का विवाह भी हरिद्वार, यानी गंगा द्वार, हरिद्वार को गंगा द्वार बोला जाता था, ठीक है ना, या फिर मायापुरी, पुराणों में इसको बोला गया मायापुरी। सो ये 2 शादियां यहाँ पे हुई थी। एक तो राजा विराट की पुत्री जो थी उत्तरा की अभिमन्यु के साथ हुई थी, अभिमन्यु अर्जुन के बेटे, और अर्जुन और उल्लूपी का विवाह भी यहाँ पे हुआ था। और ये जो उल्लूपी थी ना, ये उल्लूपी नाग, जो यहाँ पे नाग राजा थे, उनकी पुत्री थी,
ये जो नाग राजा थे ये उत्तराखंड के लोकल वहाँ के जो लोग थे वो उनके राजा थे नाग, ठीक है। तो उनकी जो बेटी थी उनके साथ अर्जुन का विवाह हुआ था। सो एक तरीके से दिखाया जाता है कि अर्जुन एक नेशनल लीडर टाइप के थे, है ना, नेशनल किंग, और उनका जो विवाह हुआ है वो किसके साथ हुआ है, एक स्थानीय शक्ति के जो राजा थे उनके साथ, उनकी बेटी के साथ विवाह हुआ है। सो रामायण कालीन स्थल भी काफ़ी हैं इसमें, जो रामायण में जिनका जिक्र है, तो टेहरी गढ़वाल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जो विसोन पर्वत है ना, टेहरी गढ़वाल में विसोन पर्वत में, वहाँ पे वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ कुंड, ठीक है ना, ये रामायण कालीन परंपराओं से जुड़ा माना जाता है। तो ये आप ये डायरेक्टली पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, है ना। So ये आपको ध्यान रखना कि वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ कुंड कहाँ पे स्थित है, तो ये टेहरी गढ़वाल में जो विसोन पर्वत है वहाँ पे ये स्थित है, और ये रामायण काल से जुड़ा हुआ है ना। सो वशिष्ठ नाम की चीज़ें कहाँ पे, टेहरी गढ़वाल में है। उसके अलावा टिहरी गढ़वाल में एक तपोवन वो स्थान है जहाँ पे लक्ष्मण ने कठोर तपस्या की थी। तपोवन कहाँ पे, टिहरी गढ़वाल में, और ये रामायण काल से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मण ने जो है कठोर तपस्या करी थी। उसी तरीके से सीतानुस्वी पट्टी है पौड़ी में, ये स्थान, और ये स्थान वो माना जाता है जहाँ पे माता सीता पृथ्वी में समा गई थी, है ना। और इसी स्मृति में यहाँ पे एक मेला लगता है हर साल, जिसको मनसार मेला कहते हैं, मनसार मेला। उसके देवप्रयाग में भगवान राम का एक आग्नेय यानी रघुनाथ मंदिर भी स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, रघुनाथ मंदिर ये कहाँ पे स्थित है, ये देवप्रयाग में स्थित है, और यहाँ मान्यता है कि श्री राम ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में तपस्या करी थी। रघुनाथ मंदिर, ठीक है ना, ये देवप्रयाग में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं अभिज्ञान शकुंतलम, यानी ये कालिदास ने एक नाटक था, संस्कृत नाटक है जो कालिदास ने लिखा था। सो ये डायरेक्टली रिलेटेड है कर्णाश्रम से। कर्णाश्रम जो है कोटद्वार में है ना, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में कर्णाश्रम, और ये यहीं यहीं पे कालिदास ने इस नाटक का जो है लिखा था। और ये वही स्थान है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कर्णाश्रम, क्योंकि यहाँ पे दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग घटित हुआ था, और यहीं पे भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम पे देश का नाम भारत पड़ा, है ना। सो ये दुष्यंत शकुंतला जो कथा है उसका जो पूरा वर्णन अभिज्ञान शकुंतला में मिलता है, और इसकी रचना कालिदास ने कर्णाश्रम में करी थी, जो कि पौड़ी गढ़वाल में है। बस ये आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आती है एग्जाम में, कि ये किस नदी के तट पे है ना। ये जो कर्णाश्रम है ये मालिनी नदी के तट पे स्थित है। सो ये किस नदी के किनारे है, ये डायरेक्टली एग्जाम से पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सो ये मालिनी नदी है, और वर्तमान समय में कर्णाश्रम का स्थान चौका घाट के नाम से भी जाना जाता है। आज के टाइम पे अब इसको जो कर्णाश्रम है उसको चौका घाट के नाम से भी जाना जाता है। सो ये जो शकुंतला है इनकी कहानी कुछ ऐसे है कि ऋषि जो विश्वामित्र थे वो तपस्या कर रहे थे, है ना। सो उनकी तपस्या तोड़ने के लिए इंद्र ने क्या भेजा, मेनिका को भेजा कि इनकी तपस्या जाके तोड़ो। सो उसके बाद मेनिका से जो पुत्री हुई उसका नाम था शकुंतला। तो शकुंतला कौन थी, मेनिका की पुत्री थी, है ना। सो मेनिका ने जब बेटी हुई तो उसको जंगल में छोड़ दिया। तो उसको जो ऋषि कर्ण थे, ऋषि जो कर्ण वो थे, उन्होंने उसे अपने आश्रम में पाला, और इसीलिए उसका नाम शकुंतला पड़ा, क्योंकि उसकी जो रक्षा थी वो कौन करे, शकुन नाम की एक पक्षी थी, शकुन, ये एक पक्षी थी, है ना, एक पक्षी है। सो ये उस शकुंतला की रक्षा कर रहे थे, तो इसीलिए उसका नाम शकुंतला पड़ा। उसके बाद कालिदास ने मेघदूत की जो रचना करी थी उसमें जो अलकापुरी है उसको कुबेर की राजधानी कहा गया है, ठीक है ना। तो अलकापुरी को कुबेर की राजधानी कहाँ पे कहा गया, किस में कहा गया, मेघदूत में। सो मेघदूत जो है एक तरीके से बादलों को एज अ मैसेंजर दिखाया गया है। जो हमारे बादल है ना, इनको एज अ मैसेंजर बताया गया है। और इवन हमारे पहाड़ों में एक कहावत भी बहुत मशहूर है कि पहाड़ों में जो बादल है ना वो केवल पानी नहीं लाते, वो संदेश भी लाते हैं, है ना। सो यही जो भावना है वो कालिदास ने जो मेघदूत लिखी थी वहाँ पे भी ये दिखती है। सो बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी बौद्ध साहित्य में हमने पहले ही पढ़ लिया है कि उत्तराखंड क्षेत्र को हिमवंत बोला गया है ना। जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें उत्तराखंड के क्षेत्र को क्या बोला गया है, हिमवंत बोला गया है। और जैन साहित्य में यानी जैन ग्रंथ जो है बृहत कथा और महापुराण, है ना। ये जो जैन ग्रंथ है बृहत कथा और महापुराण, इसमें भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, और यहाँ पे इन जगहों के बारे में, उसकी ज्योग्राफी के बारे में वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद सेक्युलर संस्कृत लिटरेचर में जो कल्हण ने राज तरंगिनी लिखी थी, राज तरंगिनी इसके जो ऑथर हैं वो कल्हण है, और ये 12वीं सेंचुरी में लिखी गई है, 12वीं शताब्दी में, है ना। लगभग 1148 से 1150 ईस्वी के बीच में ये लिखी गई है। और राज तरंगिनी जो कल्हण ने लिखी है इसमें क्या क्या डिस्क्राइब है, इसमें कश्मीर का राजनीतिक इतिहास डिस्क्राइब है ना। पूरी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि कौन राजा आया, उसके बाद कश्मीर में कौन दूसरा, उसके बाद कौन राजा है, ये सारी की सारी जो हिस्ट्री है पूरी वहाँ की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो राज तरंगिनी में लिखी गई है ना। सो ये हो गया। और उसमें उस राज तरंगिनी में केदार मंडल और स्त्री देश पर कश्मीर के राजा ललितादित्य के आक्रमण का उल्लेख है। सो ये जो ललितादित्य जो कश्मीर का राजा था इसका भी उल्लेख राज तरंगिनी में लिखा गया है। और ये
करकोटा डायनेस्टी है ना, करकोट वंश का शासक था। इसने लगभग 724 से 760 तक यहाँ पर राज किया था। आपको ये डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किस टाइम पे वो आक्रमण हुआ था, है ना। 700 ईस्वी के आसपास ये आक्रमण हुआ था, है ना। ये राजतरंगिणी में इसका प्रमुख उल्लेख सारा है। और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी जो किताब है, एक तरीके की ग्रामेटिकल किताब है ये। और बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी थी। हर्षचरित्र किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। ये दरबारी लेखक थे हर्ष उसके, तो उन्होंने ये बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी थी। उसमें भी उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है और यहाँ पे जो जनजातियाँ रहती थी उसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद गढ़वाल के प्राचीन नाम। वैदिक जो साहित्य है उसमें गढ़वाल क्षेत्र को हेमवंत कहा गया। अब देखो कितना कंफ्यूजिंग है। जो पाली टेक्स्ट जो है ना, जो बुद्धिस्ट जो साहित्य है उसमें हेमवंत कहा गया है, और वैदिक साहित्य में गढ़वाल क्षेत्र को हेमवंत कहा गया है, ठीक है ना, हेमवंत। तो इसकी हिमालयी स्थिति और वैदिक को दर्शाता है। महाभारत में इस क्षेत्र को हमने पढ़ा था, उत्तर कुरु बोला गया है ना। और पुराण में इसको केदारखंड और गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड बोला गया है ये। और पूर्वोत्तर काल में इसी भूभाग को केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि तथा किरात मंडल जैसे नामों से जाना गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है, आपको ध्यान रखना है। केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि या फिर किरात मंडल। और गढ़वाल नाम का जो प्रचलन है ये तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि अजय पाल ने जब 52 गढ़ों को यहाँ पे जीता था। ये हम पवार वंश की जब हम पढ़ेंगे उस टाइम पे हम इसको डिटेल में जानेंगे। अजय पाल ने जब 52 गढ़ों को जीत कर उसको एक धागे में पिरोया था, एक साथ इकट्ठा किया था, तो उसी को क्या बोला गया है, गढ़वाल तरीके से एक राजनीतिक इकाई उसका जन्म हुआ। उसके बाद ऋग्वेद में असुर राजा संबर के 100 गढ़ों का उल्लेख मिलता है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के हिसाब से। ऋग्वेद के अनुसार महाप्रलय के बाद गढ़वाल रीजन में सप्तऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी और इसी स्थल से मानव सृष्टि की नई परंपरा का आरंभ हुआ था। ऋग्वेद में ऐसा लिखा गया है कि जो गढ़वाल जो एरिया है ना, वहाँ पे ऐसा हुआ था। और इस परंपरा में मारीची, अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, भृगु, मनुष्य जैसे महान ऋषियों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अलकापुरी जो बद्रीनाथ चमोली में है, इसे कुबेर की राजधानी भी कहा गया है। हमने ऑलरेडी पहले भी कवर कर लिया था, दोबारा हम इसको डालें ताकि आप लोग को याद हो जाए। अलकापुरी जो है ये कहाँ पे? बद्रीनाथ चमोली में। इसको अलकापुरी जो है उसे कुबेर की राजधानी कहा गया है ना। और मनुष्य के जो आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान अलकापुरी को माना गया है। जो सबसे पहला जो मनुष्य जो था ना, मनु, उनका जन्म जो स्थान, उनका जो निवास स्थान है वो अलकापुरी को ही माना गया है, जो बद्रीनाथ चमोली में है, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में 2 अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण विद्यापीठ थे। एक तो बद्रिका आश्रम और दूसरा कर्णवाश्रम, है ना। यहाँ पे जाके जो बच्चे थे वो यहाँ पे जाके इन गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। ये जो 2 बहुत पुराने विद्यापीठ जो उत्तराखंड में अगर पूछे जाएंगे तो एक तो बद्रिका आश्रम हो गया, ये आज के बद्रीनाथ जो चमोली में है उसका हिस्सा, और कर्णवाश्रम जो कोटद्वार में है, जो मालिनी नदी के तट पे स्थित है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये सब यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये जो बद्रीनाथ चमोली है ना, इसके पास में गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास और स्कंद गुफाओं का भी उल्लेख यहाँ पे वैदिक साहित्य में किया गया है। ये जो गुफाएं हैं ये डायरेक्टली एग्जाम में आ सकती हैं कि ये कहाँ पे हैं। गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास और स्कंद गुफाएं ये चमोली जनपद में बद्रीनाथ मंदिर के पास में है ना। और वशिष्ठ गुफा, गुरु वशिष्ठ रिलेटेड जितनी भी हमारी जो चीज़ें थी वो कहाँ थी? वो टिहरी गढ़वाल में थी, है ना। हमने ऑलरेडी वो कवर कर लिया है। कुर्मांचल जो शब्द है इसकी उत्पत्ति और जो अभी हम कुमाऊं रीजन कहते हैं, इसका क्या इतिहास रहा है? सिंपल, हमने पहले भी पढ़ा था कि भगवान विष्णु ने अपना जो कछुए का जो अवतार था वो कांतेश्वर पर्वत, जो चंपावत में जो ये पर्वत है वहाँ पे लिया था, है ना। और जो कांतेश्वर पर्वत है उसका आकार भी कछुए की पीठ की तरह है, ठीक है। इसीलिए शायद वहाँ पे ये बोला गया होगा कि भगवान विष्णु ने अपने कछुए का अवतार यहीं पे लिया था, है ना। और उसी के कारण मानसखंड के इस प्रदेश को प्राचीन काल में क्या बोलते थे? कुर्मांचल बोला गया है ना। तो मानसखंड इस एरिया को पूरा बोला जाता था और इस प्रदेश को क्या बोला गया? कुर्मांचल कहा गया उस एरिया को पूरा। और वक्त के साथ धीरे धीरे क्या हुआ कि जो कुर्मांचल जो संस्कृत शब्द था ये प्राकृत में कुमू और आगे चलकर हिंदी में कुमाऊं बन गया, है ना। जो आज भी इसको कुमाऊं रीजन बोला जाता है। शुरुआत में जो कुमाऊं जो रीजन था वो केवल चंपावत के आसपास के क्षेत्रों को ले बोला जाता था। ये चंपावत के आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता था? कुमाऊं बोला जाता था। लेकिन बाद में इसमें फिर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर का को भी जोड़ दिया गया, है ना। शुरुआत में चंपावत और उसके आसपास के एरिया को ही कुमाऊं बोला जाता था। जो कुमाऊं के जो क्षेत्र है यहाँ पे जो पौराणिक जो जातियाँ यहाँ पे रहती थी,
उस टाइम पे जो है ना, तो उनके कौन कौन सी, किरात हो गया, किन्नर हो गए, नाग हो गए, यक्ष हो गए, गंधर्व, है ना, ये जो जातियां हैं सारी, ये कहाँ पे होती थी, कुमाऊं के आसपास के क्षेत्र में निवास करती थी, है ना। तो सिंपल लॉजिक समझो, ये जो जातियां थी ये जंगलों में रहती थी, है ना। तो ये फॉरेस्ट बेस्ड लाइफ वहाँ पे जीती थी, और जानवरों के और प्रकृति के काफ़ी करीब ये रहती थी। और महाभारत में ही मैं भी कुर्मांचल क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, कुलिंद और खस जातियों, यानी ये सारी जातियों का जो वर्णन है ये महाभारत में और हमारे जो पुराने ब्रह्म पुराण और वायु पुराण, इनमें दिया गया है कि इस ये जो जनजातियां यहाँ पे रहा करती थी। उसके बाद बात करते हैं कुमाऊं में नाग परंपरा की। ठीक है ना। सो नाग ट्रेडिशन का मतलब क्या है, नाग परंपरा जैसे नाम से ही लग रहा है, तो ये एक तरीके का स्नेक वर्शिप आप इसको बोल सकते हैं, कि सांपों की पूजा यहाँ पे हुआ करती थी, है ना। और नाग को, यानी नाग को क्या माना जाता है, एक तरीके का प्रोटेक्टर, यानी जो रक्षा करता है, रक्षक, और एक डिवाइन पावर इनको इनको बोला जाता था। सो एक नॉर्मली ये जो ट्रेडिशन है, ये जो नाग परंपरा है, ये कुमाऊं और ईस्टर्न जो उत्तराखंड है हमारा, जो आज का कुमाऊं क्षेत्र है, वहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है। सो और इसके जो प्रमाण है, इसका जो मुख्य प्रमाण है, आपको बेरीनाग मंदिर है ना, ये बेनीनाग, या फिर ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से आपको देखने को मिलता है जो बेनीनाग, है ना। और धौलनाग भी है, पिथौरागढ़ में ही है, कालीनाग भी पिथौरागढ़ में ही है। सो इस तरीके के जो नाम है वहाँ पे जो मंदिर हैं, यानी बेनीनाग, धौलनाग, कालीनाग, और पिंगल नाग, खररी नाग और वासुकी नाग, ये अलग अलग पार्ट्स में कुमाऊं के यहाँ पे आप ऐसे मंदिर यहाँ पे पाए गए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पे जो नाग परंपरा यहाँ पे उत्तराखंड में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रही है ना। सो पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा रीजन में मैक्सिमम टेम्पल्स मिलते हैं, और यहाँ पे जो लोकल जो हमारे डेटीज थे, लोकल जो भगवान थे, उनको नाग से जोड़ा जाता था, है ना। सो आप आज भी धारचूला और गंगोली घाट और अस्कोट का जो एरिया है ना कुमाऊं में, वहाँ पे नाग देवता की पूजा होती है। ये सारी चीज़ें हो गई, है ना। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनी नाग है पिथौरागढ़ में, सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है। और अस्कोट और डीडीहाट क्षेत्र में भी आज भी समुदाय निवास करते हैं, जिन्हें किरातों का वंशज माना जाता है, और ये अपनी पारंपरिक मुंडा संबंधी भाषाई तत्वों को किसी हद तक संरक्षित रखते हैं। सो कुमाऊं क्षेत्र में फिर खस जाति, जो खस जाति यहाँ पे आई, ये खस कौन थे सबसे पहले, है ना। खस थे हमारे, ये इंडो आर्यन ओरिजिन के थे, है ना। ये इंडो आर्यन थे, और ये धीरे धीरे क्या हुए, हिमालयाज में आके सेटल होना शुरू हुए। तो शुरू में क्या हुआ कि आर्यन और जो लोकल जो वहाँ के ट्राइब थी, उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ, है ना। जो आर्यंस थे वहाँ से आए, और जो बाहर के जो आर्यंस थे वो, और उत्तराखंड की जो लोकल ट्राइब्स थी, उनके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पे जो हुआ, खस जाति का डोमिनेंस डेवलप हुआ। सो एक तरीके से खस कौन थे, खस को आप बोल सकते हो कि मिक्स ऑफ आर्यन प्लस लोकल हिमालयन, जो यहाँ की ट्राइब्स थी, जो जनजाति थी यहाँ पे, जो हिमालयन जनजाति, उनके बीच का एक तरीके से वो मान सकते हो। सो खसों के बारे में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना, कि इससे पहले के जो कोल थे, किरात थे, कुनिंद थे, नाग, ये सारे के सारे क्या हो गए, उगे। इनका जो पूरा जनजाति थी ये उगी, लेकिन उसके बाद समाप्त हो गई। लेकिन जो खस जो साम्राज्य था, जो खस जाति थी, ये वहाँ पे टिकी, फैली, और ये आज तक यहाँ पे मौजूद है ना। खसों का प्रमाण आज तक यहाँ पे मौजूद है। उनसे पहले क्या होता था, ये जितनी भी जनजातियाँ थी ना, कोल, किरात, ये सब, ये एक तरीके की घुमंतु जीवन जीती थी, नोमैटिक लाइफ जीती थी, कि एक जगह से दूसरी जगह बसे घूमते रहते थे। तो खसों के बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक तरीके से स्थायी गाँव बनाना शुरू किया, है ना। खेती करना इन्होंने शुरू किया, और कुछ सामाजिक नियम भी बनाए इन्होंने, और इन्हीं वजह से ये आज भी जाने जाते हैं, है ना। सो किरातों ने एक जाति का उदय हुआ, और यहाँ की सत्ता और भूमि वितरण प्रणाली पर प्रमुख नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है। सो ये सब खसों के बारे में इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड खस शासनकाल के दौरान कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रभाव भी देखा जाता है, जिसके अवशेष मंदिरों, मूर्तियों और स्थानीय परंपराओं में दिखाई दिखाई देते हैं। सो मुस्लिम स्रोतों में उत्तराखंड का जो उल्लेख मिला है, सो जो हमारे मुस्लिम ग्रंथ है, जहांगीरनामा और तारीख बदौनी, उसमें विशेष रूप से जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ की भौगोलिक अवस्थिति, यहाँ के तीर्थों के बारे में और पर्वतीय समाज के बारे में कुछ जानकारी इसमें मिली है। जहांगीरनामा ये जहांगीर की बायोग्राफी है, जो फारसी में लिखी गई है। ठीक है। और इसको तुजुक ए जहांगीरी भी कहा जाता है। ठीक है ना। और जहांगीर जो था, 1605 से लेके 1627 तक इन्होंने इसने शासन किया था। उसके बाद बात करते हैं तारीख बदौनी की। ये लिखी थी अब्दुल कादिर बदौनी।
और ये जो अब्दुल कादिर बदौनी था, ये अकबर के शासनकाल में, किसके, अकबर के शासनकाल में था, ठीक है ना, ड्यूरिंग अकबर शासनकाल। और ये भी इन्होंने फारसी में लिखी हुई है, तारीख बदौनी। और इसमें क्या है, इसमें मुगल सम्राटों का पूरा इतिहास लिखा गया है पहले तो, उसके बाद अकबर की नीतियों के बारे में भी लिखा है। और मेनली जो तारीख बदौनी जो फेमस है ना, वो इसलिए क्योंकि इस किताब में जो अकबर की जो नीतियाँ थी ना, उसकी काफ़ी आलोचना की गई है। लेकिन प्रमुख रूप से जो नीतियाँ थी, जैसे दीन इलाही, जिसमें वो सारे धर्मों है ना एक मानते थे, और सब सारे धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को लेकर उन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ था। और उसके बाद धार्मिक जो उनकी उदारता थी कि हर धर्म के लोगों को वो बराबरी की इज्जत दिया करते थे। सो इस तरीके की जो नीतियाँ थी उसका विरोध किया था तारीख बदौनी में, है ना, क्योंकि ये जो अब्दुल कादिर बदौनी थे ये रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान थे और ये अकबर के दरबार में थे। उसके बाद बात करते हैं चीन के प्रसिद्ध यात्री हेनसांग की। ठीक है, सो हेनसांग जो था ये 629 एडी में भारत आया था, और उस टाइम पे ये चाइना से भारत आया था। चाइना में टैंग डायनेस्टी थी, ठीक है ना। और भारत में कौन था, भारत में हर्षवर्धन। सो हर्षवर्धन के टाइम पे ये भारत आए थे। और हर्षवर्धन ने कब से कब तक रूल किया था, 629 से 645 के अराउंड इन्होंने रूल किया था, है ना। सो ह्यूनसांग जब भारत आए थे, इन्होंने नालंदा जो उस टाइम पे विश्वविद्यालय था, सो वहाँ पे जाके इन्होंने अध्ययन किया था। और इनके जो आचार्य थे ना, जो टीचर थे, उनका नाम था शीलभद्र। सो ये भारत में जो जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे और जो मॉन्यूमेंट्स थे उनकी स्टडी करने के लिए, संस्कृत जो टेक्स्ट थे वो सब स्टडी करने के लिए भारत आए थे, और यहाँ से काफ़ी सारी इसकी कॉपीज़ भी लेके गए थे। तो 7th सेंचुरी सी में भारतीय उपमहाद्वीप की इन्होंने यात्रा करी। और इनका जो यात्रा वृतांत है ना, जो इनकी ट्रैवल मोनोलॉग है, उसका नाम है सी यू की, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सी यू की इनका ट्रैवल मोनोलॉग है। और इन्होंने उत्तराखंड क्षेत्र को क्या बोला है, पोली ही मोपुलो। जब भी उन्होंने अपनी इस सीयू की किताब में उत्तराखंड जगह का जिक्र किया है तो उसको सीयू में पोली ही मोपुलू बोला है उत्तराखंड क्षेत्र को। और जो विद्वान है वो कहते हैं कि वो उसको ब्रह्मपुर से संबंधित समझते हैं। वो कहते हैं कि ये जो सीयू की किताब में पो ही ली मोपुलू बोला है, ये ब्रह्मपुर क्षेत्र की वो बात कर रहे हैं ना, जो उत्तराखंड का मेजर कुमाऊं जो मॉडर्न गढ़वाल है, प्लस कुमाऊं का लाइक मेजर एरिया, उसको जोड़ के ब्रह्मपुर जो क्षेत्र बनता था उसका जिक्र किया है, ठीक है ना। सो हेनस्वांग ने हरिद्वार को क्या बोला है, मोयुलू। सो इसको माया नगरी से लोग कहते हैं कि ये माया नगरी की बात चल रही है, तो ये हरिद्वार ही है, सो मोयुलू। और उन्होंने इसकी परिधि लगभग 20 ली बताई है ना, ये कोई विदेशी माप इकाई होगी, है ना। सो 20 ली बोला हुआ है। सो ये सारी चीज़ें हैं। और उन्होंने अपने ग्रंथ में गोविशाण, गोविशाण क्या है, मॉडर्न डे काशीपुर जो उधम सिंह नगर में है, सो गोविशाण का भी उल्लेख किया है ना। सो हिंसांग के बारे ने उत्तराखंड के बारे में बस ये कि 7th सेंचुरी सी के आसपास आया था, सी यू की उनकी यात्रा वृतांत है। और उन्होंने उत्तराखंड को पोहिली मोपुलो बोला था, ब्रह्मपुर क्षेत्र मानते हैं आज के विद्वान इसे। और इन्होंने हरिद्वार को मोयुलू बोला, माया नगरी। और इन्होंने अपने वृत्तांत में गोविशाण, जो करंट में काशीपुर उधम सिंह नगर को बोला गया, तो उसका एंशिएंट नेम क्या था, गोविशाण। ऐसे ही यूरोपीय यात्री जो थे और शोधकर्ताओं का विवरण, तो काफ़ी यूरोपीय जो यात्री थे वो भी उत्तराखंड आए थे, और उन्होंने यहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में बताया। सो एंटोनियो डी एंड्राडे, ये एक फेमस पोर्टुगीज ईसाई मिशनरी था, ठीक है, एंटोनियो दी एंड्राडे। तो ये नाम आप लोग ध्यान रख लेना। ये सन 1624 में गढ़वाल नरेश श्याम शाह के शासनकाल में श्रीनगर पहुंचा, है ना। सो किसके शासनकाल में आया था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्याम शाह 1624 में, उस टाइम पे पवार डायनेस्टी के जो किंग थे श्याम शाह, सो उनके शासनकाल में ये श्रीनगर पहुंचे थे। और इनके बारे में एक कमाल की बात यह है कि ये हिमालय मार्ग से तिब्बत जाने वाले मार्गों का इन्होंने अध्ययन किया था, है ना। और इस क्षेत्र का वर्णन करने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री ये माने जाते हैं। और ये बोला जाता है कि जब ये बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे थे ना, और उसके बाद ये तिब्बत पहुंचे, तो ये हिंदू तीर्थ यात्रियों के वेश में आए थे, है ना। सो हिंदू तीर्थ यात्री वाले कपड़े ये पहन के इन्होंने पूरी हिमालय मार्ग से तिब्बत वहाँ पहुँचे थे। और इसके अलावा निकोलियो मनुक्की, फ्रांसिस बर्नियर, हार्डविक रेपर और मूल क्राफ्ट, सो ऐसे इन यात्रियों ने भी उत्तराखंड की यात्रा की थी। सो आप ऊपर ऊपर से इसको देख सकते हैं एक बार। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड की
आदि प्रजातियां, है ना। सो उत्तराखंड में बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां रहती थी, सो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो ये प्री हिस्टोरिक पीरियड से प्राप्त होते हैं यहाँ पे जो प्रजातियां यहाँ पे जो रहती थी, और मुख्य रूप से यहाँ पे जो है कोल, किरात और खस रहे हैं, है ना। सो कोल जो है उनको उत्तराखंड की सबसे प्राचीन पुरा प्रजाति बोला गया है। किसको बोला गया है? कोल को, ठीक है ना। तो सबसे पुरानी अगर पूरा प्रजाति माना जाता है, किसको माना जाता है? कोल को माना जाता है, ठीक है ना। और इनका जो अस्तित्व है ना वो वैदिक काल से भी पूर्व का माना गया है। तो आप समझ रहे हैं कोल जो जाति है, जो जो जनजाति कोल है, इनका जो विवरण है आप ये समझिए कि जो वैदिक काल था ना, मतलब ऋग वैदिक काल 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के आसपास तक था, ठीक है ना। उसके बाद फिर लेटर वैदिक काल आ गया था। सो इनका जो कोल का जो बताया गया जो जिक्र है वो बोला जाता है कि वो वैदिक काल से भी पहले का है। सो इतने पुराने हैं। और इनको स्थानीय परंपराओं में मुंडा या सबर भी कहा जाता है। सो ये नाम आप देख सकते हैं, मुंडा या सबर। और इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कोल समुदाय के नाम रूप जैसे तारदुमा, गौगढ़, ये संकेत देते हैं कि क्षेत्र मूल, ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना, ठीक है। और इनकी शारीरिक पहचान भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के हिसाब से, आप एक बार पढ़ सकते हैं बस, ठीक है। और यह सभी विशेषता इन्हें ऋग्वेद में वर्णित अनार्य समूह से जोड़ती है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो ऋग्वेद में एक तो आर्यंस थे जिनको प्योर माना गया है ना, और दूसरे थे नॉन आर्यंस। सो इनका जो शारीरिक जो बनावट है उससे ये जो, और ऋग्वेद में जो नॉन आर्यंस की जो बनावट बताई गई है तो उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी है। मुख्य रूप से जो किरात थे वो एग्रीकल्चर को अपना, उस टाइम पे और करेंगे भी क्या, इतनी पुरानी जनजाति है। सो एग्रीकल्चर को अपना प्रमुख व्यवसाय मानते थे और इसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे। नेचर वर्शिपर्स थे, है ना। सो देवी देवताओं के अतिरिक्त वनों, पर्वतों और वृक्षों जैसी शक्ति, लाइक कुल मिला के नेचर वर्शिपर्स थे। और कोल समाज में एक कुमार कुमारी नामक एक प्राचीन सामाजिक प्रथा प्रचलित थी। इसमें क्या होता था कि इसमें जो अविवाहित, जो अनमैरिड युवक और युवती हैं, वो धार्मिक अनुष्ठानों में शुचिता और पवित्रता के प्रतीक माने जाते थे, ठीक है। तो जो कुमार कुमारी नाम की एक सामाजिक जो प्रथा है, ये किस समाज में थी? कौल समाज में थी। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको ध्यान रख लेना कि ये कुमार कुमारी किस में थी? कौल समाज में थी। और कुछ इतिहासकारों का तो ये भी है कि जो विष्णु भगवान के जो 4 प्रारंभिक अवतार थे ना, सो उसमें लाइक मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह, है ना। सो ये जो 4 अवतार थे ये कहीं ना कहीं जो कौल समुदाय की जो वो प्राचीन प्रकृति आधारित मान्यताओं से, है ना, वो प्रकृति की जो पूजा करते थे, सो उनकी जो मान्यताएं थी कौल समाज की, समुदाय की, उन्हीं की कल्पनाओं से ये पूरा प्रभावित रही है ना, इनके जो अवतार हैं ये 4। सो एग्जाम के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं किरात की। सो ये पहले कोल आए, उसके बाद आई किरात। सो ये मध्यकालीन आदि निवासी थे। कोल तो हमने पढ़ लिया कि ये वैदिक एज से भी पहले के थे। उसके बाद किरात आए, ठीक है, ये मध्यकालीन आदि निवासी थे। सो इनका सामान्यतः अर्थ पहाड़ी होता है, जो क्री प्लस अर्थ से जो इनका नाम का मतलब है ना, आप ये समझ लीजिए कि ये शिकारी थे, पहाड़ी थे, और ये वन निवासी माना जाता था। मतलब ये सिर्फ खेती और गाय पालन नहीं करते थे, ये युद्ध भी कर सकते थे, है ना। सो साहित्यिक ग्रंथों में किरातों को किर, किन्नर और किर पुरुष जैसे नामों से भी बोला गया है। और स्कंद पुराण जो है उसमें केदारखंड में जो किरात है ना, केदारखंड यानी गढ़वाल का जो क्षेत्र है, उसमें किरातों को भील शब्द का प्रयोग हुआ है। आप समझ रहे हैं कि ये भील शब्द का प्रयोग स्कंद पुराण में हुआ है, पहले तो आपको ये समझना है, ठीक है। सो भील शब्द का प्रयोग जो स्कंद पुराण के केदारखंड में हुआ है, उसमें क्या मतलब है भील से? वो किरातों को बोला गया है ना। और ठीक है, और वो उनके प्रारंभिक युद्ध प्रधान और वन आधारित जीवन को दर्शाता है। तो ये जो किरात थे ना, आप ये समझ लीजिए कि ये वॉरियर्स थे पूरे, है ना, ये पहाड़ी जंगली वॉरियर्स थे। और इसलिए जो महाभारत का जो वन पर्व और भीष्म पर्व में ना जो किरातों का जो उल्लेख मिलता है, वहां पे ये भी बोला गया है कि अर्जुन का जो युद्ध है, अर्जुन का युद्ध भी हुआ था किरात रूप शिव से, है ना। जो किरातों का जो रूप है, और किरात जो है शिव की पूजा भी करते हैं, उनकी आराधना भी करते हैं। सो अर्जुन का युद्ध हुआ था किसी किरात किंग से, है ना। और वो कहते हैं कि वो शिव का रूप थे। सो ये युद्ध कहाँ पे हुआ था? ये विल्लभ केदार में हुआ था। ये शिव प्रयाग में है, रुद्रप्रयाग के अंदर, ठीक है। तो जिला ये रुद्रप्रयाग में है। और कहाँ पे हुआ था? वो विल्लभ केदार में हुआ था। सो कई पुराणों में गंगा, पार्वती और दुर्गा की किराती रूप में वर्णित है इसमें, ठीक है। और राहुल सांस्कृत्यायन ने जो प्राचीन समय में जो गढ़वाल क्षेत्र था ना, उसको किरात मंडल भी कहा हुआ है ना। बिकॉज
आप समझ रहे हो, क्योंकि ये यहाँ की एक प्रमुख जनजाति थी। सो राहुल सांकृत्यायन ने इस क्षेत्र को ही पूरा किरात मंडल कहा गया है, क्योंकि इनका जो प्रभुत्व था ना उस टाइम के उत्तराखंड में, वो काफी ज्यादा था। ठीक है। और किरातों से पहले यहाँ पे कोल थे, लेकिन किरातों ने क्या किया, धीरे धीरे उन्हें विस्थापित कर अपना वहां पे आधिपत्य कर लिया। फिर बाद में किरातों को किसने हराया, खस जाति ने पराजित किया, जिसके बाद उत्तराखंड में खसों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। ठीक है ना, सबसे पहले कोल आए, फिर किरात, फिर खस। अब किरातों की जीवन शैली और सामाजिक संरचना। सो किरात भी कहते हैं नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट, है ना, मतलब जानवरों का पालन पोषण करते थे और ऋतुओं के अनुसार अपने पशुओं सहित स्थान बदलते थे। तो नोमैटिक थे ये लोग भी, ऐसे मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। पेस्टोरलिस्ट थे। सेटल्ड एग्रीकल्चर अभी इन्होंने शुरू नहीं किया था। उनका मुख्य खाद्य पदार्थ सत्तू था, जो एक पर्वतीय, इंपॉर्टेंट नहीं है। और पॉलीथीस्टिक थे, यानी शिव को अपना आराध्य देव मानते थे। तो शिव की पूजा कौन करते थे, किरात करते थे। सो किरातों की आधुनिक पहचान अगर करनी है, तो ये कई विद्वानों का मानना है कि जो आज के उत्तराखंड में जो हरिजन तथा शिल्पकार जो समुदाय है ना, ये कहीं ना कहीं इनमें किरात वंशीय तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। और जो मेगास्थनीज की किताब है इंडिका, है ना, इसमें भी किरातों का उल्लेख मिलता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये एक संगठित और व्यापक रूप के या समुदाय थे। सो इंडिका जो बुक है वो मेगास्थनीज लिखी थी। मेगास्थनीज कौन था, ये सेलेसिस निकेटर, है ना, सेलेसस निकेटर एक इंडो ग्रीक किंग थे। इनका इनका कौन था, ये इनका एम्बेसडर था, राजदूत राजदूत था इनका। और सेलेकस निकेटर ने इसको कहाँ भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसको भेजा था। और ये उनके दरबार में काफ़ी टाइम तक रहा, और वहाँ पे इन्होंने इंडिका नाम की बुक लिखी, जिसमें इन्होंने भारत का वर्णन किया। ठीक है ना। उसके बाद खस जाति उत्तराखंड की प्रमुख, इससे पहले एक और चीज़ है। और जॉर्ज ग्रेसन जो है ना, इन्होंने वैसे तो कोल जो है उनको सबसे पुराना माना गया है उत्तराखंड में जो जनजाति है, लेकिन जॉर्ज गेरसन ने बोला है कि किरात किरात जो है उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति है। सो नॉर्मली अगर पेपर में आएगा तो आप कोल में टिक करना सबसे पुरानी जनजाति में, लेकिन अगर जॉर्ज ग्रेसन का नाम कहीं पे आपको आएगा, सो वहां पे आप किरात के साथ जा सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं उत्तराखंड की सबसे प्रमुख ऐतिहासिक जो जाति रही है, खस, है ना। ये किरातों के बाद जो है खस समुदाय का उत्तराखंड में यहाँ पे स्थापित हुआ। ठीक है। सो ये लोग यहाँ पे आए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो खस लोग हैं वो इंडो आर्यन ओरिजिन के माने जाते हैं। ठीक है। कहाँ के, इंडो आर्यन ओरिजिन के। सो ये लोग धीरे धीरे क्या हुआ कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया से ये लोग भारत आए, और ये हिमालयन रीजन में आके सेटल हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी कि खसों ने जो है ना, मतलब लोकल ट्राइब्स को हटाया नहीं, है ना। जो खस जो थे, इन्होंने वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स थी हिमालयास की पहाड़ों की, उनको हटाया नहीं, उन्हीं के साथ मिक्स हो गए, मतलब वहाँ पे मैरिजेस करके वो सेटल हो गए। सो उसके बाद खसों का जो उल्लेख मिलता है ना, वो कहाँ का मिलता है, महाभारत में भी खसों का उल्लेख है। मनुस्मृति, मुद्र राक्षस और बृहद संहिता जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो खसो है इनका इनका यहाँ पे उल्लेख मिलता है। मुद्र राक्षस के बारे में अगर आपने सुना हो, तो ये विशाखा दत्त ने लिखी हुई है। किसने लिखी है मुद्र राक्षस, विशाखा दत्त ने। और ये गुप्त काल के समय में वहाँ पे थे, दरबार में थे। और ये इन्होंने संस्कृत में लिखी है मुद्र राक्षस। और क्या है इस किताब में, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो सत्ता में जो आगमन हुआ था ना, कि कैसे चाणक्य की जो कूटनीति थी, सो उसके तहत जो चंद्रगुप्त मौर्य का सत्ता में आगमन हुआ था, उसके बारे में इसमें पूरी कहानी लिखी हुई है। वहीं बृहद संहिता की अगर हम बात करते हैं, बृहद संहिता वराहमिहिर की किताब है, वराहमिहिर। सो ये वराहमिहिर ने लिखी है, कब, 6ठी शताब्दी में, और ये भी संस्कृत में लिखी हुई है, यानी गुप्ता पीरियड के बाद बात की बात होगी है, बृहद संहिता। और इसमें क्या बताया गया है, ये किताब क्या है बृहद संहिता, इसमें ज्योतिष यानी एस्ट्रोनॉमी, भूगोल, समाज, वास्तु, शकुन, अपशकुन, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना, है ना, लाइक ग्रहों की गति, नक्षत्र, मतलब काल गणना, ग्रहण कैसे लगता है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। उसके बाद, हाँ, और महाभारत के सभा पर्व में जो बोला गया है कि जो खसों ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था, तो खसों के बारे में ये बोला गया है महाभारत में कि ये इन्होंने क्या था, कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। ठीक है। अब खस समुदाय के प्रशासनिक व सामाजिक तत्व हम यहाँ पे पढ़ेंगे।
और ये जो खसों का जो प्रभाव है ना वो आज भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो डिफरेंट हमारे लोकल ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चरल हमारे ट्रेडिशंस हैं, वहाँ पे इनका प्रभाव हमें आज भी देखने को मिलता है। उनकी जो आजीविका थी ना, कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। और मेन बात ये है कि उत्तराखंड में जो टेरेस फार्मिंग का जो शुरुआत करी थी वो खसों ने ही करी थी, है ना। तो टेरेस फार्मिंग का रिलेशन कहीं ना कहीं खसों से है। सो इनकी जो विशिष्ट प्रथाएं जो थी, जो आज भी कहीं कुछ कुछ प्रचलित है कई जगहों में, सो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले घर जमाए, ठीक है। घर जमाए क्या होता था कि शादी के बाद दामाद जो है घर पे रहता था, यानी लड़की के वहाँ रहता था। सो ये था, इसका रीज़न कहीं ना कहीं इस प्रथा का ये था कि वहाँ पे ज़मीनें पहाड़ों में बहुत, जो खेती करने के लिए ज़मीनें होती थी वो काफ़ी लिमिटेड होती थी। सो ज़मीनों का बंटवारा ना हो करके जिनके बेटे नहीं होते थे, तो वहाँ पे ये बोला जाता था कि ये मतलब शादी करके जो लड़का है वो घर पे ही रहेगा, है ना। और उसके बाद जेठो, ये ज्येष्ठ पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी मानना, उसको जेठो बोलते थे। तो घर जवाएं जेठो। और झटेला होता था कि कोई महिला अगर कहीं की पहली शादी किसी से हुई थी, तो जो पुत्र होता था, सो उसको झटेला बोला जाता था। टिकुआ प्रथा में होता था कि विधवा किसी अन्य पुरुष से संबंध स्थापित करना ताकि सामाजिक संरक्षण बना रहे। देवदासी में ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर सेवा में समर्पित करना। सो इस तरीके की जो प्रथाएं हैं ये उस टाइम पे खस लोगों में होती थी, है ना। आप सोचिए अगर ये प्रथाएं आज भी हो रही होती तो क्या होता। सो इसी सवाल के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड के प्रारंभिक शिलालेख, एक अभिलेख। सो प्रारंभिक जो अभिलेख थे उनका क्या महत्व है। सो ये हमें हिस्टोरिकल पीरियड का बताते हैं कि इनकी शुरुआत कंफर्म करते हैं, है ना। कौन सा जो किंगडम था, कौन सा जो राजपाट था, वो कितने टाइम तक चला, है ना। सो उन चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए क्या होता था, लिटरेचर और आर्कियोलॉजी का मैच करते हैं हम लोग, है ना। जो लिखा हुआ है और जो सबूत मिले हैं हमें, आर्कियोलॉजिकल सबूत, तो उनके बीच में हम देखते हैं कि कितनी सिमिलैरिटी है। सो यहाँ पे अलग अलग शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ताम्रपत्र, त्रिशूल लेख, ईट लेख, मूर्तिपिटिका लेख। ये सब हमें बताते हैं कि उत्तराखंड का जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक इतिहास कैसा रहा है। सो इन अभिलेखों में अलग अलग राजवंश की बात करी गई है, जैसे कुड़िंद, नाग, कत्यूरी, कर्तपुर, ऐसे अलग अलग राजवंश की बात करी गई है, ठीक है। सो हम बात करते हैं अशोक का कालसी शिलालेख। सो अशोक के जो है ना कालसी, रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं इनको, शिलालेख, है ना। चट्टानों में और बड़े बड़े पत्थरों में लिखा रहता है। और इनको लिखने का मतलब ये था कि जो अशोक का जो अब जो चाहता था, उनका जो मेन मकसद था वो था धम्म को प्रचार करना, है ना, धम्म का प्रचार करना। सो उन्होंने मतलब नीतियों को लेके बात करी हुई थी कि राजा टैक्सेस को लेके बात करी थी, और नॉन वायलेंस में, लाइक वो एनिमल किलिंग के काफ़ी खिलाफ थे। सो उन चीज़ों को लेकर उन्होंने अलग अलग जगह बात करी हुई थी। तो उनके जो संदेश थे ना, वो संदेश वो रॉक एडिक्ट्स के माध्यम से अपनी जनता तक पहुंचाते थे। सो मेजर अशोका के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनका जो शासनकाल था वो 269 से 232 BC के आसपास तक रहा है, ठीक है। और जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, अभी जो शिलालेख है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं मेजर, कुछ होते हैं माइनर, है ना। सो मेजर शिलालेख जो हमारे हैं वो लगभग 14 हैं, ये हमें ध्यान रखना है। फिर आते हैं माइनर शिलालेख, वो भी काफ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद पिलर एडिक्ट्स हैं हमारे 7। ये भारत के अलग अलग कोनों में हर जगह पे हैं, ठीक है। उसके बाद माइनर ऐसी पिलर एडिक्ट्स भी है। फिर केव इंस्क्रिप्शन यानी गुफाओं में भी उन्होंने लिखा हुआ है। सो इसमें भाषाएं, ठीक है, शिलालेख। और उसी में से एक जो है हमारा ना, वो 257 BC में एक कौन सा शिलालेख है, कालसी शिलालेख। सो मैंने बोला भारत के हर कोने कोने में उनके शिलालेख हैं। सो उनमें से एक उनका कहाँ पे है, कालसी, देहरादून यानी उत्तराखंड में है। और ये उत्तर भारत के उत्तरी यानी पर्वतीय क्षेत्र में एक ही है। अशोकन नौकेडिक जो है ना वो कालसी में, ये एक ही है पूरे हिमालयी क्षेत्र में। इसमें जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। मोस्टली जो अशोक के जो शिलालेख हैं पूरे भारत में वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में ही लिखे हुए हैं, है ना। और इससे क्वेश्चंस बहुत बार आता है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि उनके सारे अभी जो शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, नहीं। मैक्सिमम उनके प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। बाकी इसके अलावा आपको ग्रीक और अरमेक भाषा भी देखने को मिलेगी। जो उनके नॉर्थ वेस्टर्न साइड्स है ना, नॉर्थ वेस्टर्न यानी राजस्थान और प्रेजेंट डे पंजाब, उधर के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे, यानी अफगानिस्तान में भी इनका एक, सो वहाँ पे जो आपको जो इनके शिलालेख हैं वहाँ पे ग्रीक और अरमाइक या फिर खरोष्टी स्क्रिप्ट
मैक्सिमम तो इनकी ब्राह्मी लिपि है, लेकिन खरोष्ठी स्क्रिप्ट आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे जो लिखे हुए हैं, है ना। ठीक है। और इस स्थान पे, इस अभिलेख में जो कालसी अभिलेख है, इसमें इस स्थान को पुलिंद बोला गया है ना। यहाँ के निवासियों निवासियों को पुलिंद बोला गया और क्षेत्र को अपरांत बोला हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्र को अपरांत और निवासियों को पुलिंद बोला हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो अशोक के जो शिलालेख है ना, इसमें अशोका जो शब्द है वो किसी भी मेजर रॉक एडिक्ट में नहीं लिखा गया। जो 14 जो हमारे मेजर शिलालेख हैं उसमें कहीं भी अशोका नाम नहीं लिखा हुआ है ना। वहां पे क्या लिखा हुआ है, देवनम प्रियादसी, देवनम प्रियादसी करके ही अशोका के बारे में लिखा गया है। अशोका जो लिखा गया है सिर्फ एक एक जगह माइनर शिलालेख है, वो माइनर रॉक एडिक्ट यानी माइनर शिलालेख। सो वहाँ पे अशोका लिखा गया है और वो कहाँ पे है, वो मस्की कर्नाटका में है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपरों में काफ़ी बार आ चुका है कि अशोका अशोका को जो अशोका नाम से जो संबोधित किया गया है, जो लिखा गया है, वो सिर्फ एक ही शिलालेख है, माइनर शिलालेख, जो मास्की कर्नाटका में है, वहाँ पे ये लिखा गया है। और एक मेजर रॉक एडिक्ट यानी 14 रॉक एडिक्ट है, मैंने आपको बताया था, है ना। 14 शिलालेख हैं। जो शिलालेख नंबर 13 है ना, मेजर रॉक एडिक्ट 13, यहाँ पे कलिंगा वॉर के बारे में बताया गया है, जिसके बाद उन्होंने वॉर करना छोड़ दिया था और वहाँ से उन्होंने फिर क्या कर दिया था, धम्मा की शुरुआत कर दी थी कि वो धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, है ना। सो मेजर रॉक एडिक्ट 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रॉक एडिक्ट से सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि तमिलनाडु में कोई भी अशोकन एडिक्ट्स नहीं मिले हैं, ठीक है। जो मेजर रॉक एडिक्ट जो है ना, तमिलनाडु में कोई नहीं मिले हैं। तो ऐसा कभी स्टेट के बारे में आ जाएगा कोई ऑप्शंस में कि इनमें से कौन सी जगह में कोई भी मेजर शिलालेख नहीं मिले हैं, तो तमिलनाडु अगर ऑप्शन में होगा तो डायरेक्टली वहाँ पे टेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है लाखा मंडल। लाखा मंडल जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पे राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला हुआ है, ठीक है। और ये जो वहाँ की प्राचीन यादव जो डायनेस्टी थी, उसके प्रमाण को ये बताता है कि हाँ, उसका प्रभुत्व यहाँ देहरादून क्षेत्र में भी था, है ना। सो किसका शिलालेख मिला है हमें, लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का। उसके बाद हम बात करते हैं गोपेश्वर और केदारनाथ क्षेत्र के लेख, है ना। सो गोपेश्वर और केदारनाथ जो क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है गोपेश्वर का जो रुद्रशिव टेम्पल है। सो रुद्रशिव मंदिर जो गोपेश्वर में है, वहाँ पे 2 प्रमुख त्रिशूल लेख मिले हैं, है ना। जो त्रिशूल लेख है, इनमें 2 राजाओं के। सो ये जो गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर में जो त्रिशूल लेख मिले हैं, यहाँ पे 2 राजाओं का जिक्र है। पहला जो है नाग वंश के नागपति नाग, है ना, ये 6 to 7 सेंचुरी सी के आसपास इन्होंने रूल किया था। और दूसरे जो थे अशोक चल्ल, ये 12वीं शताब्दी में इन्होंने रूल किया था। इन दोनों का विवरण है, ठीक है। सो आपको एक बस ये ध्यान रखना है कि वो कौन 2 राजा थे जिनका नाम जो त्रिशूल लेख जो पाए गए हैं रुद्रशिव मंदिर गोपेश्वर में, वो थे नागपति नाग और अशोक चल्ल, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इसमें। उसके बाद देवप्रयाग और कल्पनाथ के गुहा लेख, ठीक है। सो देवप्रयाग में जो वामन गुहा है और कल्पनाथ जो चमोली में है, सो ये दोनों जगह आपको याद रखना है। देवप्रयाग जो टेहरी गढ़वाल में है, वहाँ पे वामन गुहा, और कल्पनाथ जो चमोली में है। तो यहाँ पे जो गुफाओं की दीवारों पे भी जो लेख है ना, वहाँ पे दिखाया जाता है कि कोई कैसे हम आश्रम परंपरा और तपस्वी संस्कृति प्राचीन काल से कैसे वहाँ पे विकसित हुआ था। उसके बाद ब्रिक यानी ईट लेक। ईट लेक अगर कहीं पे भी आएगा तो 2 नाम आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक नैनीताल और दूसरा बाड़वाला, है ना। बाड़वाला कहाँ पे, देहरादून में। सो ये 2 नाम आपको ध्यान रखना है जब भी ईट लेक की बात होगी। कौन सी, नैनीताल और बाड़वाला। उसके बाद बात करते हैं मूर्ति पीठिका लेक, है ना। सो देवलगढ़ और कौलसारी, कौलसारी कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। सो वहाँ पे मूर्ति पीठिका अभिलेख वहाँ पे प्राप्त हुए हैं, है ना। सो वहाँ पे स्थानीय कला शैलियों, दानदाता और मंदिर निर्माण की परंपराओं का महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। सो मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से, देवलगढ़ जो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है, और दूसरा कौलसारी जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद त्रिशूल लेख हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, गोपेश्वर चमोली से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे 2 राजाओं का जिक्र है जो यहाँ पे त्रिशूल लेख आए, एक कौन थे, नागपति नाग और दूसरे अशोक चल। और बाड़ाहाट उत्तरकाशी में, बाड़ाहाट जो है उत्तरकाशी का पुराना नाम है। सो यहाँ से भी त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सो 12वीं शताब्दी तक जो है नाग, नेपाली काली कुमाऊं और अशोक चल्ल वंश का प्रभाव रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कुषाण कालीन मुद्राएं। सो कुषाण जो थे, जो कुषाण जो रूलर्स थे ना, ये सेंट्रल एशिया से
आए थे, ठीक है। यूएजी करके वहाँ पे ट्राइब थी सेंट्रल एशिया की, यूएजी। सो वो उन जनजाति का ये एक शाखा थी, ठीक है। ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी एडी के बीच भारत आए थे। और पहले जो कुषाण किंग थे, है ना, पहले कुषाण के जो किंग थे उनका नाम था कुजूला कैटफाइसेस, कुजूला कैडफाइसेस। उसके बाद कौन आए, वीमा कैटफाइसेस। और फिर आए थे हमारे कौन, कनिष्क, जो मोस्ट फेमस किंग है कनिष्क, है ना। और इन्होंने ही मैक्सिमम जो थे ना मेजर, बहुत बड़े पैमाने में सोने के सिक्के क्या किए थे, लॉन्च किए थे। तो कनिष्क जो रूल था ये था 78 एडी से 102 एडी तक शुरू हुआ था। और यही 78 एडी जो था, जहाँ जहाँ पे कनिष्क जो था, यहाँ पे जब ये राजपाट में बैठा था, सो इसी को क्या बोला गया है, इसको शक संवत बोला गया है, शक संवत। सो कनिष्क की कैपिटल कई बार पूछी जाती है, जो कैपिटल जो थी इनकी, ये क्या थी, पुरुषपुर। इनके कैपिटल का नाम क्या था, पुरुषपुर। ये पुरुषपुर कौन सा एरिया, आज का जो पेशावर जो है ना, जो पाकिस्तान में है, वो ये वहाँ इनकी कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। और कनिष्क की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इन्होंने चौथी जो थी ना बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, बौद्ध संगीति इसे बोलते हैं। और ये कहाँ पे हुई थी, कश्मीर में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वासु मित्र। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कुषाण डायनेस्टी से। सो इन्होंने जो इनकी जो मुद्राएं थी ना वो कहाँ कहाँ मिली है, उत्तराखंड में मुनि की रेती जो ऋषिकेश में है, और सुमाड़ी जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे कुषाण कॉइन्स मिले हैं। सो ये बोला जा सकता है कि यहाँ पे कुषाणों का थोड़ा आर्थिक प्रभाव था, यानी व्यापार वगैरह दोनों जगहों के बीच में काफ़ी था, ठीक है। और कोटद्वार का जो मोरध्वज स्तूप है ना, वहाँ पे 3rd सेंचुरी सी का कॉइन इंस्क्रिप्शन भी मिला हुआ है, तो कोटद्वार की कौन सा, मोरध्वज स्तूप से। सो मुनि की रेती और सुमाड़ी जो है वहाँ से कुषाण कालीन हमें मुद्राएं मिली हुई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कत्यूरी वंश के ताम्रपत्र की। सो कत्यूरी वंश का जो कत्यूरी काल के जो महत्वपूर्ण ताम्रपत्र हैं, वो कहाँ से मिले, पांडुकेश्वर चमोली से, कंडारा, चंपावत और बैजनाथ। सो ये जगहें आपको ध्यान रखनी है कि कत्यूरी वंश के जो कॉपर प्लेट्स हैं वो कहाँ से मिली हैं। पहला पांडुकेश्वर, दूसरा कंडारा, तीसरा चंपावत और बैजनाथ, ठीक है। सो इनमें जो कत्यूरी डायनेस्टी जो भूमिदान करती थी, उनके जो गांव की सीमाएं थी और उनके प्रशासनिक पदनाम, है ना, सो उनके बारे में पूरा विवरण यहाँ से मिलता है। उसके बाद प्राचीन प्रशासनिक पद हम बात करते हैं कत्यूरी वंश के। सो इन अभिलेखों में निम्न पदनामों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि जो गांव का जो प्रमुख होता था ना उसको बोलते थे महत्तम, है ना। सो ये मैच द फॉलोइंग में और वैसे कभी आ जाता है तो आप लोग को ध्यान रखना है। सो महत्तम किसको बोलते थे, जो पूरे गांव का प्रमुख होता था। भृत्य बोलते थे, सेवक अथवा अधिकारी को भृत्य बोला जाता था। उसके प्रतिहार जो था वो था द्वार रक्षक, ठीक है। गौप्त बोला जाता था रक्षक और सुरक्षा अधिकारी को गौप्त बोला जाता था। कोटपाल बोला जाता था जो गढ़ और किले का रक्षक होता था। बलाध्यक्ष होता था जो सेना का अधिकारी होता था। महादंडनायक जो प्रधान सेनापति होता था। अक्षपटलिक बोला जाता था लेखा परीक्षक को, ठीक है। एंड कुलचारिक होता था जो तहसील और राजस्व अधिकारी होता था, उसको बोला जाता था कुलचारिक। सो ये कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं, महत्तम, भृत्य, प्रतिहार, गोप्त, कोटपाल, बलाध्यक्ष, महानिर्णायक, अक्ष पटलिक और कुलचारिक। उसके बाद हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की, ठीक है, जिसमें कुड़िंद, कुषाण, यौधेय, नागा, कर्तपुर, इस तरीके से ये शुरू हुआ था। जो कुड़िंद शासक जो थे, ये उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों पर शासन स्थापित करने वाली पहली संगठित राजनीतिक शक्ति थी, ठीक है। जो एक ऑर्गेनाइज्ड, जो पहली पॉलिटिकल जो पावर थी वो उत्तराखंड में कौन सी थी, कुड़िंद, ठीक है ना। कुड़िंद जो थे उत्तराखंड में सबसे पहली संगठित राजनीतिक शक्ति थी। और इनका आगमन लगभग 3rd to 4th सेंचुरी बीसी, है ना, ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर कई शताब्दियों तक गढ़वाल कुमाऊं के बड़े हिस्से में विस्तृत रहा कुड़िंद शासक, ठीक है। सो ये अगर 3री से 4थी शताब्दी में इनकी शुरुआत हो चुकी थी कुड़िंद की, तो उसी टाइम पे आप समझ सकते हैं कि जो कालसी अभिलेख है ना, जो देहरादून में है जो है, सो वहाँ पे अगर कालसी अभिलेख लिखा होगा तो वहाँ पे यहाँ के लोगों को क्या बोला गया था, हमने बोला था ना पुलिंद बोला गया था, पुलिंद। हमने बोला था कालसी अभिलेख में जो उत्तराखंड के जो निवासी हैं उनको पुलिंद बोला गया है और क्षेत्र को अपरांत बोला हुआ है। सो कुलिंद उस टाइम पे यहाँ पे रहते थे और पुलिंद बोला गया, तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी दोनों में लगती है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में पुलिंद बोला गया है, जैसे अधिकांश इतिहासकार बोलते हैं कि ये जो पुलिंद है वो कुड़िंद कहना चाह रहे हैं, ठीक है।
और उसमें इस अभिलेख में इस क्षेत्र को क्या बोला गया, अपरांत भी कहा गया है। कुलिंद शक्ति का जो भौगोलिक विस्तार जो था ये कहाँ कहाँ था, सो ये दूसरी दिशा पूर्व में 20 जो नदी है ना, ब्यास नदी, गंगा और यमुना नदियों के ऊपरी क्षेत्रों में फैले हुए थे, ठीक है ना। सो गंगा, यमुना और जो ब्यास नदी है उसके आसपास के ऊपरी क्षेत्रों में ये फैले हुए थे। और कुलिंदों के जो प्रमुख शासक थे उसका नाम था अमोघभूति। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक थे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट शासक ये किससे थे, कुलिंद, ठीक है। सो इनके प्रमुख शासक थे अमोघभूति। और इन्होंने इनकी सिल्वर और कॉपर जो कॉइन्स हैं वो कहाँ का मिली हैं, वो ब्यास नदी में मिली हुई हैं। ब्यास नदी से लेकर उत्तराखंड की जो अलकनंदा वैली है पूरी चमोली में, और सहारनपुर रीजन जो है पूरा, वहाँ तक भी इनकी जो मुद्राएं हैं वो मिली हैं, किसकी, अमोघभूति की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी जो मुद्रा है ना उसमें किसका, पद देवी और मृग का अंकन मिलता है ना। एक तरफ मृग और पीछे की तरफ क्या है, यहाँ की जो देवी है उसका आपको चित्र मिलता है, ठीक है। कुलिंद शक्ति का जो पतन कैसे होता है, अमोघभूति यहाँ का बहुत सबसे पावरफुल किंग था, हमने बताया। और इनकी मुद्राओं में क्या था, एक तरफ देवी और एक तरफ मृग का आपको चित्रण मिलता है। सो अमोघभूति की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद यहाँ पे जो शाकास थे ना, शाकास इंडो सिंथियन इनको बोला जाता है। सो इन शाकास ने कुमाऊं का जो तराई क्षेत्र था, नीचे उधम सिंह नगर हरिद्वार वाला जो क्षेत्र था, इस पर अधिकार कर लिया था। किसकी मृत्यु के बाद, अमोघभूति की मृत्यु के बाद, ठीक है। सो ये जो शाकाज है ना, इनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेबल है कि कटारमल का सूर्य मंदिर, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कटारमल का जो सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ये इस बात का सबूत होता है कि शकों का प्रभाव उत्तराखंड में रहा है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, जो कटारमल का सूर्य मंदिर था, क्योंकि ये जो शक्त ना ये सूर्य भगवान की पूजा करते थे, तो इनका जो मंदिर है कटारमल सूर्य सन टेम्पल, वो ये प्रमाणित करता है। सो कुलिंदों की जो अन्य मुद्राएं कैसी हैं, उसमें असे, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त जैसे नाम अंकित मिले हैं। सो ये बोला जाता है कि कुलिंद वंश के क्या होंगे, वहाँ के जो राजा होंगे उनका संकेत देते हैं, ठीक है। कैसे नाम, असेक, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त। उसके बाद कुषाण्स का हम लोग पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में कुषाणों का आगमन हुआ फिर 78 ईडी के आसपास, हमने बताया था। लाइक कुजूला कैटफाइसिस, वीमा कैटफाइसिस हुए 78 ईडी में, कनिष्क आया। सो ये सब कुषाण थे। सो फर्स्ट सेंचुरी सी के उत्तरार्ध में कुषाण शक्ति के विस्तार के साथ उत्तराखंड का तराई क्षेत्र भी उनके प्रभाव में आ गया। हमने बोला कनिष्क ने अपनी पावर को बढ़ाने की जब कोशिश करी थी, विस्तार किया था, तो उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र था वो भी उसके अंदर आ गया था। और कुषाण कालीन जो वस्तुएं हैं और उनके जो सिक्के हैं वो उत्तराखंड में कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं। सो ये इनके पुराने नाम है ना, प्राचीन नाम है इन जगहों के, और ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो जो सिक्के हैं कुषाण कालीन, वो वीरभद्र किसको बोला जाता है, और ऋषिकेश को, मोरध्वज यानी कोटद्वार, है ना, और गोविशान यानी काशीपुर। सो वीरभद्र यानी ऋषिकेश, मोरध्वज यानी कोटद्वार एंड गोविशान यानी काशीपुर से यहाँ पे इनकी जो वस्तुएं हैं वो प्राप्त हुई हैं। सो कुषाणों का पतन का, जब कुषाणों का जब पतन हुआ उसका परिणाम क्या हुआ कि जब भी किसी बड़ी पावरफुल डायनेस्टी का जब पतन होगा ना, तो उसके बाद क्या होगा, जो स्थानीय जो छोटी छोटी डायनेस्टीज होंगी, जो स्थानीय जो राजा होंगे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे और अपना राजपाट काटने की कोशिश करेंगे। सो उसमें कुषाण शक्ति का जैसे ही पतन हुआ उसके बाद उत्तराखंड में स्थानीय सत्र बनने शुरू हो गए, लाइक नागवंश, तथा पुनः उसमें कुलिंद समूह अपनी भी, जो कुलिंद समूह जो थे यहाँ के ना, जो किसके अंडर में आ गए थे, कुषाण के अंडर में आ गए थे, तो वो क्या है, अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने लग गए। जैसे यौधेय राज्य था, सो यौधेय राज्य का उदय क्या हुआ, कुलिंदों के समकालीन समय में यौधेय शक्तिप्रभाव की संगठित गणराज्य सेना थी, ठीक है। सो कुलिंदों के समय में ही यौधेय जो थी उत्तर भारत की एक संगठित रिपब्लिक सेना थी, रिपब्लिक सिस्टम यहाँ पे चलता था। और इनका जो प्रभाव था वो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में भी देखा जाता था, यौधेय शासक। सो इनका कहाँ पे रूल करते थे, जो जौनसार भावर वाला क्षेत्र है देहरादून का, और कालो डांडा पौड़ी गढ़वाल में, यहाँ पे जो है हमारे यौधेय की जो मुद्राएं हैं वो यहाँ से मिली हैं। तो इससे ये माना जाता है कि यही शायद इनकी शक्ति का सबसे मेन जो पावर सेंटर था ना, वो ये वाला रीजन था। सो कुषाणों के पतन के बाद क्या हुआ कि यौधेय जो कुषाणों का जब कुषाणों की शक्ति को समाप्त करने में ये जो यौधेय शासक थे, इन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, और उसके बाद ये उत्तर भारत की राजनीति में उभरे थे। उसके बाद आए बाद के नागवंश। सो ये जो नाग राज्य था ना, ये जो नाग शक्ति थी, नाग राज्य था, ये 5th to 6th सेंचुरी सी के आसपास ये क्या हुआ था, जना था। और ये उत्तराखंड की एक ऑर्गेनाइज नागा पावर यहाँ पे पावर यहाँ पे उभर के आई थी, ठीक है। सो ये गुप्ता के बाद का, कौन से गुप्ता पीरियड जो था उसके बाद का एक ट्रांजिशन फेस आप इसको बोल सकते हैं। सो उत्तराखंड में इसका प्रभाव आपको चमोली
पौड़ी और अल्मोड़ा जनपद में आपको देखने को मिलेगा। इसके सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, नागपति नाग, जिनका एक त्रिशूल लेख हमें मिला हुआ है कहाँ पे, गोपेश्वर में, जो रुद्रशिव मंदिर है। कौन से मंदिर में? रुद्रशिव मंदिर में, ठीक है। तो वहाँ पे त्रिशूल अभिलेख मिला हुआ है नागपति नाग का। और यहाँ पे एक और राजा का मिला हुआ है, वो कौन थे? अशोक चल्ल, लेकिन वो 11वीं सेंचुरी सी के आसपास उन्होंने रूल किया था। सो नागपति नाग का नाम यहाँ से मिला हुआ है। सो नागा रूलर्स के जो उल्लेख है वो हमें इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलता है, इनकी ऐसी कोई लेजेंड्स ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और इनका जो बोला जाता है, जो ये शिवा लाइक त्रिशूल लेक है, तो आप साफ से समझ सकते हैं ये शैव ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, यानी ये शिव की पूजा करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कर्तुपुर राज्य। सो कर्तुपुर राज्य क्या था? ये एक हिल बेस्ड रीजनल स्टेट था, है ना, पहाड़ों में एक रीजनल स्टेट बना हुआ था। और कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जो उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर एरिया जो जोड़ते हैं ना, उसके आसपास के क्षेत्र को ही कर्तुपुर क्षेत्र बोला गया था। सो लाइक कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड के जो उत्तरी भाग जो था रोहिलखंड का, उसको मिला के जो पूरा क्षेत्र था उसको कर्तुपुर राज्य बोला गया था। रोहिलखंड मतलब ये जो बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर, पीलीभीत, ये जो एरियाज है ना सारे, ये सब रोहिलखंड के अंदर में आते हैं, ठीक है। सो कर्तुपुर राज्य का आपको ऐतिहासिक सबूत कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो इनका जो ऐतिहासिक सबूत है वो हमें देखने को मिलता है समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति था, ठीक है। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति था, वहाँ पे कर्तुपुर को गुप्त राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक राज्य बताया गया है। तो सिंपल सी बात है, कर्तुपुर राज्य का हमें सबूत कहाँ पे मिलता है भाई? समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति थी वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये यानी ये जो कर्तुपुर राज था, ये कहीं किसके समकालीन थे? ये गुप्ता डायनेस्टी के समकालीन थे। गुप्ता डायनेस्टी की अगर हम बात करते हैं ना, जो गुप्त डायनेस्टी जो थी, ये 320 से 550 एडी तक इन्होंने रूल किया था। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? श्रीगुप्त ने इसको फाउंड किया था, ठीक है ना। लेकिन जो इसके रियल फाउंडर माना जाता है वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिन्होंने इसको इंडिपेंडेंट स्वतंत्र तरीके से इसको रूल किया था, ठीक है। उसके बाद कौन आए? समुद्रगुप्त उसके बाद के जो इंपॉर्टेंट रूलर में से एक है। और इनको ये सभी को पता होगा कि इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। लेकिन ये तो ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, लेकिन किसने बोला है? वी ए स्मिथ ने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया है। और इन्हीं की जो इलॉजी है ना, मतलब इनकी यात्रा, इनके युद्धों के बारे में, इनके हर चीज़ के बारे में, है ना, इनकी राजनीतिक नीति के बारे में जो लिखा गया था, वो किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा हुआ था। ये इनका दरबारी कवि था और उसको क्या बोला जाता है? प्रयाग प्रशस्ति, या फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी इनको बोला जाता है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ये किस में लिखा गया है? हरि सिंह ने इसको संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें इनके बारे में होगी। तो कर्तुपुर जो वंश है, ये जो कर्तुपुर राज्य है, ये कहीं ना कहीं गुप्ताओं के समकालीन था और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इसको बताया गया है। फिर कर्तुपुर का पतन कैसे हुआ? कि 5वीं शताब्दी में नाग शक्तियों का जो उदय हुआ, उससे कर्तुपुर राज्य समाप्त हो गया, ठीक है। और उसके बाद 5वीं शताब्दी में तो नाग शक्ति यानी नाग डायनेस्टी ने रूल किया। उसके बाद 6ठी शताब्दी में जब मौखरी जो वंश था ना, मौखरी डायनेस्टी, इन्होंने नागों की सत्ता को समाप्त कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। सो आपको समझ में आया इससे पहले क्या हुआ था? पहले कर्तुपुर राज्य था, उसके बाद नाग शक्ति ने उसको हटाया, और नाग शक्ति को किसने हटाया? मौखरी वंश ने। ये जो मौखरी वंश है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये शुरुआत में ये गुप्ता जो थे ना, जो गुप्ता थे उनके सामंत थे, ठीक है ना, उनके अंडर में ही थे, उनके सामंत थे। लेकिन जैसे ही गुप्त साम्राज्य का जब पतन शुरू हुआ, उसके बाद इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया? इंडिपेंडेंट कर दिया। इनकी जो मौखरी जो डायनेस्टी थी, ये कन्नौज के आसपास के एरिया में रूल करते थे और इनकी कैपिटल भी कन्नौज ही हुआ करती थी, है ना। इनकी कैपिटल भी क्या होती थी? कन्नौज ही होती थी। और बाद में यही कन्नौज जो है हर्षवर्धन की भी कैपिटल बनी। हर्षवर्धन जो थे पुष्यभूत डायनेस्टी से थे, ठीक है ना। पुष्यभूति डायनेस्टी और मौखरी डायनेस्टी की दोनों समकालीन है, ये आसपास की हैं। सो मौखरी डायनेस्टी के जो सबसे फेमस रूलर थे, मोस्ट पावरफुल रूलर थे, उसका नाम करता है ईशान वर्मन। ईशान वर्मन इसके फेमस और मोस्ट पावरफुल रूलर थे। और ये क्यों फेमस थे ईशान वर्मन? क्योंकि उन्होंने हुन्स को हराया था, है ना, हुणों को हराया था इन्होंने। और इन्होंने ही स्वतंत्र मौखरी सत्ता स्थापित करी थी, ईशान वर्मन ने। अब मौखरी और जो पुष्यभूति वंश था, पुष्यभूति वंश के कौन थे? हर्षवर्धन थे। इनके बीच में क्या था कि मित्र संबंध थे। जैसे जो मौखरी किंग थे, एक फेमस मौखरी किंग थे, उनका नाम था गृहवर्मन, ठीक है ना।
गृहवर्मन, इनका जो विवाह हुआ था ना, गृहवर्मन का, इनका विवाह किसके साथ हुआ था? राजश्री के साथ। और ये राजश्री कौन थी? ये हर्षवर्धन की बहन थी। बाद में ये हुआ कि देवगुप्त नाम का एक राजा था, वो मालवा का किंग था, ठीक है, देवगुप्त। उसने कन्नौज के ऊपर अटैक किया और गृहवर्मन को मार दिया। गृहवर्मन को मार दिया किसने? देवगुप्त ने। सो उसके बाद उसने राजश्री को बंदी बना लिया था, है ना। और यहीं से क्या हुआ कि जब उसकी बहन को बंदी बनाया गया तो तब जाके पुष्यभूति इंटरफेरेंस वहाँ पे शुरू हुआ, है ना। सो हर्षवर्धन का जो बड़ा भाई था राज्यवर्धन, उसने देवगुप्त को हराया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो बंगाल का जो राजा था शशांक, उसने धोखे से राज्यवर्धन को मार दिया, ठीक है। उसके बाद जो पूरा सत्ता का जो भार आया वो किसके पास आ गया? हर्षा के पास। और यहीं से हर्षा रूल्स बिगिन होता है, उस हर्षा का जो राजपाट है वो शुरू होता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जाके अपनी बहन को छुड़ाया और अपनी जो कैपिटल है वो कन्नौज को अपने अंडर में ले लिया, क्योंकि वहाँ पे गृहवर्मन के बनने के बाद भी वैसे कोई नया रूलर वहाँ पे था नहीं, है ना। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आक्रांता बढ़ी गई थी, तो उसको रोकने के लिए भी उन्होंने अपनी कैपिटल कन्नौज में ट्रांसफर कर दी। और हर्ष बाणभट्ट ने कौन सी किताब लिखी थी? हर्षचरित्र। उसके बाद हम बात करते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड का। हाँ, बहुत फ्रेगमेंटेशन पीरियड ऑफ उत्तराखंड। अब हर्षवर्धन की जब मृत्यु होती है उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर उत्तराखंड का राजनीतिक विखंडन हो जाएगा, यानी छोटी छोटी डायनेस्टीज यहाँ पे भी फिर से वापस आ जाएंगी। तो 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई उसके बाद केंद्रीय सत्ता जब कमजोर होगी, और जब भी कभी केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी तो क्या होगा कि छोटे छोटे अपने राज्य अपने आप उभर के आने लग जाएंगे। तो छोटी छोटी राजस्थानी राज्यों का उदय हुआ। सो इसमें सबसे मेन जो था कि इसमें क्या होगा कि जो छोटे छोटे राज्य जब उभर के आए ना, सो उन्होंने अपने राज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया? पर्वतीय राज्यों ने अपनी सुरक्षा के लिए अनेक छोटे छोटे कोर्ट्स और गढ़ बनाए, है ना, छोटे छोटे किले बनाए उन्होंने और छोटे छोटे गढ़ बनाए। और इन गढ़ों का उद्देश्य बाहरी आक्रमणों से रक्षा था, है ना। कोई बाहर से अगर अटैक करेगा तो उससे अपने लोगों को और अपने किले को बचाना। रेवेन्यू कलेक्शन में भी ये काम करता था, और एक तरीके से मतलब प्रशासनिक नियंत्रण भी स्थापित हो गया था। सो प्रमुख स्थानीय राज्य आपको ध्यान रखने हैं: ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशाण। सो ये ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशाण राज्य किसके बाद बने थे? जब यहाँ पे जब मौखरी वंश का जब अंत हुआ था, हर्षवर्धन की जब मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि जब एकदम से जो उत्तराखंड का क्या हुआ था, राजनीतिक विखंडन शुरू हुआ था। तो कौन से राज्य उभर के आए थे? ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशाण। तो आपको ऐसे इसको ध्यान रखना है कि ये 3 राज्य कब उभर के आए थे? तो हर्ष की मृत्यु के बाद आए थे, ठीक है। सो इनमें जो ब्रह्मपुर राज्य जो है इसको सबसे बड़ा और प्रभावशाली माना गया है। हमने बोला था ब्रह्मपुर। और ये यानी ह्यून सेंग की यात्रा वृतांतों में भी बोला गया कि वो ब्रह्मपुर राज्य की ही बात कर रहे हैं। सो ब्रह्मपुर सबसे बड़ा राज्य बोला गया है। सो ब्रह्मपुर राज्य की बात करेंगे तो एलेक्जेंडर, जो अंग्रेजी इतिहासकार थे एलेक्जेंडर कनिंघम, सो उन्होंने जो आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं के बड़े हिस्से को जोड़ के जो क्षेत्र बनता है ना, उसको ब्रह्मपुर बोला है, ठीक है। सो एलेक्जेंडर कनिंघम ने किसको बोला है ब्रह्मपुर? मेजर जो मॉडर्न गढ़वाल का पार्ट है और कुमाऊं का एक बड़ा हिस्सा, उसको जोड़ के बोला है कि ये ब्रह्मपुर है। और हेनसांग ने भी अपनी जो सीयूक की वाली जो किताब है उसमें उन्होंने बोला ना कि उन्होंने उत्तराखंड के क्षेत्र को पोली ही मोपुलो बोला। सो ये जो विद्वान है बोलते हैं कि ये पोहिली मोपुलू जो है ये ब्रह्मपुर है ना, इसी को यही ब्रह्मपुर है। फिर उसके बाद पौरव वंश का भी यहाँ पे शासन रहा। सो ब्रह्मपुर राज्य जो था, हमने पढ़ तो लिया ब्रह्मपुर राज्य। सो यहाँ पे जो राज करने वाली जो पावर थी वो कौन थी? पौरव वंश, ठीक है। 6वीं शताब्दी के आसपास ये रूल करती थी। और इस पौरव वंश के जो प्रमुख शासन थे, ये आपको थोड़ा सा नाम ध्यान रख लेना है, कभी डायरेक्टली आ सकता है कि लाइक द्युतिवर्मन कौन से वंश से संबंधित है। सो ये पौरव वंश है। सो विष्णुवर्मन फर्स्ट, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। सो ये उत्तराखंड के जो थे विभिन्न भागों पर शासन करते थे, ठीक है। सो बाहरी आक्रमण भी काफ़ी हुआ जब बहुराजकता काल था, यानी बहुत सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज काम कर रही थी। तो क्या होगा, कोई एक सेंट्रल पावर स्ट्रांग नहीं होगी तो बाहरी आक्रमण भी काफ़ी हुए उस टाइम पे, जिसमें चौहान वंश के जो विग्रह राज थे, विग्रह राज ने भी यहाँ पे अटैक किया था। उसके बाद तोमर राजपूतों का भी यहाँ पे जो आक्रमण है वो कहीं ना कहीं उसके बारे में लिखा गया है। सो चौहानों ने क्या किया कि मैदानी क्षेत्रों को, क्योंकि मैदानी क्षेत्र तो जल्दी रीचेबल थे उनके उनके राजपाट से, उनकी डायनेस्टी से, है ना, जहाँ पे उनका कैपिटल थी वहाँ से। तो दक्षिणी उत्तराखंड के कुछ भागों पर उन्होंने अधिकार किया और चौहानों ने, बल्कि उसके बाद तोमरों ने पूर्वी उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को भी अपना प्रभाव उन्होंने स्थापित किया था। बहुराजकता काल जो है उत्तराखंड के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में थोड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि
यहाँ पे स्थानीय सत्ता केंद्रों का निर्माण हुआ है ना। इससे पहले आप अगर देखोगे तो हर्षा है, गुप्ताज हैं, तो कहीं ना कहीं हम बाहर की जो सेंट्रल पावर्स थी ना उसके अंडर में ही काम कर रहे थे। एक बड़ी जो केंद्रीय जो पावर थी उसके अंडर पे उत्तराखंड भी रूल कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे स्थानीय केंद्रों का अगर निर्माण होगा, स्थानीय पावर अगर रूल करने आएगी, तो कहीं ना कहीं जो लोकल मुद्दे हैं, वहाँ पे जो जनता रह रही है, उनकी जो असल परेशानियां हैं उनको वो राजा अच्छी से समझ पाएगा। पहाड़ी प्रशासनिक संरचनाएं यहाँ पे विकसित हुई, ठीक है। जो हमने बोला कि किले वगैरह स्थापित हुए, जातीय समूह और स्थानीय मुखियाओं का उदय हुआ, ठीक है। और इसी के बाद जो है ये आधार बना कत्यूरी और कार्तिकेयपुर वंश के उदय का, ठीक है। जो उसके बाद कत्यूरी और कार्तिकेयपुर वंश शुरू हुआ। सो कत्यूरी और कार्तिकेयपुर वंश 700 से 1030 सी तक ये स्थापित हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ये तक चला था, 700 के आसपास ये स्थापित हुआ था। सो कत्यूरी वंश का बोला जाता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में फिर वही जब हुआ है ना, राजनीतिक विखंडन जब हुआ, तो इनकी जो शुरुआत हुई थी वो जोशीमठ से हुई थी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। जो कार्तिकेयपुर जो राजवंश है, इनकी जो कैपिटल थी शुरुआत में, राजधानी, वो जोशीमठ में थी, ठीक है। वहां से ये उभरा और आगे चलकर इनको क्या बोला गया, कत्यूरी डायनेस्टी कहा गया। वो कब, जब इन्होंने अपनी कैपिटल चेंज करके जोशीमठ से कहाँ लेके आए, ये बैजनाथ बागेश्वर। तो यहाँ पे जब ये अपनी कैपिटल लेके गए ना, तो वहाँ पे इसको फिर धीरे धीरे के वक्त के साथ इनको कत्यूरी राजवंश भी बोला गया है। सो इनकी शुरुआती राजधानी तो कार्तिकेयपुर की ज्योतिमठ में थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कम से कम 3 शताब्दी तक अपना केंद्र स्थापित किया। इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ राजनीतिक, भौगोलिक और आर्थिक कारणों से अपनी राजधानी को कत्यूर घाटी जो है बागेश्वर यानी बैजनाथ में स्थापित कर दिया, और यहाँ से इनका वंश कत्यूरी नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। सो उत्तराखंड में के इतिहास में लिखित, अभिलेखीय और सिक्काई साक्ष्य वाला सबसे पहला पूर्ण ऐतिहासिक राजवंश यही है, कार्तिकेयपुर राजवंश। सो इनकी जो सीमा है, जो ईटी एटकिंसन के अनुसार जो कत्यूरी साम्राज्य की जो सीमा है वो लगभग तिब्बत कैलाश क्षेत्र में, ठीक है। उत्तर में जो ये तिब्बत वाला रीजन है, यहाँ पे सतलज घाटी हिमाचल प्रदेश पूर्व में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे जो सतलज पूरी जो घाटी है, उसके बाद यहाँ पे नेपाल, और नीचे रोहिलखंड का जो ऊपरी वाला एरिया है, तो वहाँ तक इनकी डायनेस्टीज को बोला गया है। कत्यूरी राजवंश की पूरी सीमा थी। सो इनके बहुत सारे ताम्रपत्र भी बात हमें मिले हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि इनकी इसमें जो लिपि है वो कौन सी लिपि है, कुटिला लिपि, है ना। जो कत्यूरी इतिहास का जो सबसे प्रमाणिक आधार जो मिला है वो कुटिला लिपि है। कुटिला लिपि, इस कुटिला लिपि में लिखा गया है। और उसमें जो ताम्रपत्र है, और ये पांडुकेश्वर, कंडारा और चंपावत और बागेश्वर, है ना। सो ये 4 जगहों से जो ताम्रपत्र हैं, ये कत्यूरी डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो ये जगहों के नाम आपको ध्यान रखना है कि कत्यूरी डायनेस्टीज के जो ताम्रपत्र हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं। वो पांडुकेश्वर में मिले हैं जो चमोली में है, कंडारा, ठीक है, पांडुकेश्वर और कंडारा चमोली में, चंपावत में और बैजनाथ में। सो यहाँ से ये ताम्रपत्र मिले हुए हैं जो कुटिला लिपि में लिखे हुए हैं, ठीक है। सो इन ताम्रपत्रों में क्या लिखा रहता था कि इनमें की भूमिदान, जो राजकीय पद थे, है ना, जो उनकी कर प्रणाली थी, जो उनके गांव की सीमाएं थी, उनकी पूजा व्यवस्थाओं का पूरा वर्णन इन किसमें, ताम्रपत्रों में लिखा रहता था। सो कत्यूरी वंश के जो प्रमुख समूह थे, है ना, सो इनके प्रमुख समूह का मतलब यह है कि इतिहास, कत्यूरी वंश कोई एक ऐसा अकेला वंश नहीं था। ऐसा नहीं कि एक कत्यूरी वंश था, उसके अंदर बहुत सारे राजाओं ने रूल किया था, बट उसमें अलग अलग जो परिवार थे ना, जब वो आते थे तो वो अपने वंश का नाम से उसको जाने आते थे। जैसे दिल्ली सल्तनत है, आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत, है ना, जिन्होंने 1206 से लेकर 1526 तक रूल किया था। सो ये जो दिल्ली सल्तनत, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही, इसमें अलग अलग क्या थे, परिवार आए थे। लाइक स्लेव डायनेस्टी आई थी पहले, ऐसे तुगलक आए थे, है ना, खिलजी डायनेस्टी आई थी, लोधी डायनेस्टी आई थी। तो ये सब कहते हैं ये परिवार थे, है ना। ये सब परिवार दिल्ली सल्तनत के अंदर में काम कर रहे थे, है ना, उसके अंदर रूल करते थे। इसी तरीके से कत्यूरी डायनेस्टी पूरी एक बड़ी डायनेस्टी थी, उसके अंदर अलग अलग समूह थे। लाइक शुरुआत हुई थी खरपरदेव से, है ना, आपको पहला वाला याद करना है बस, खरपरदेव। उसके बाद आप अल्फ़ाबेटिकली आगे बढ़ जाओगे। के के बाद क्या आता है, एन आता है तो निम्बर वंश हो गया। एन के बाद ऐसा आता है तो सलोड़ादित्य वंश हो गया। और एस के बाद ए आता है तो आसंती देव वंश हो गया, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहला खरपरदेव वंश, देन निम्बर वंश, देन सलोड़ादित्य वंश, एंड देन आसंती देव वंश, है ना। सो ये आप लीनियज ध्यान रख लेना।
ये कभी रीअरेंज करने को आ सकता है। सो पहले जो प्रथम शासक थे वो बसंत देव थे, ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है। सो पहले शासक कौन थे? बसंत देव। और किस में बोला गया? ये जो बागेश्वर ताम्रपत्र है ना, इसमें इसमें बोला गया है कि जो कत्यूरी वंश का जो प्रथम ज्ञात शासक जो बसंत देव को बोला गया है। और ये उपाधियाँ तो वैसे मिलती ही रहती थी सबको, तो ये उपाधियाँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो बागेश्वर ताम्रपत्र में ऐसा बोला गया है, किसमें? बागेश्वर ताम्रपत्र में। और उसके अनुसार जो पहला जो ज्ञात शासक था कत्यूरी वंश का, वो बसंत देव था। ठीक है। उसने स्वर्णेश्वर नामक ग्राम को दान में प्रदान किया, जिससे उसकी राजनीतिक धार्मिक प्रतिष्ठा सिद्ध होती है। उसके बाद पहला वंश कौन था? खरपर देव वंश। सो बसंत देव के बाद जिस शासक का स्पष्ट उल्लेख मिलता है वो है खरपर देव, है ना, खरपर देव। और ये जो खरपर देव था ना, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो नाम है खरपर देव का, ये जो कश्मीर के इतिहासकार कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी है ना, राजतरंगिणी यानी कश्मीर के राजाओं का इतिहास जिसमें लिखा हुआ है, कल्हण ने किताब लिखी है। सो इसमें खरपर देव का नाम भी है ना। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि खरपर देव का नाम कल्हण की राजतरंगिणी में भी आता है। और ये भी बुलाता है कि जब कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने हिमालयी क्षेत्रों पर आक्रमण किए, सो उसी टाइम पे, हाँ ऐसा भी, मतलब ऐसा बोला जाता है कि जिस टाइम पे जो कश्मीर के जो राजा थे ललितादित्य मुक्तापीड, उसने उसने जो है हिमालय के क्षेत्रों में जब आक्रमण किया था, सो उस आक्रमण के बाद जो खरपर देव था ना, उसने इसी परिस्थिति का फायदा उठाया और कार्तिकेयपुर क्षेत्र में अपना वंश स्थापित किया। आप समझ रहे हैं? कत्यूरी डायनेस्टी तो पहले ही आ चुकी थी, लेकिन जो खरपरदेव वंश है ना, वो कैसे स्थापित हुआ? उसने मौके का फायदा उठाया। जब कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने हिमालय क्षेत्र पर आक्रमण किया, उसने मौके का फायदा उठाया और अपने वंश को स्थापित कर दिया। सो खरपरदेव वंश की शुरुआत वहां से हुई। उसके बाद कल्याणराज और त्रिभुवन राज नाम के राजा इसी वंश के अंडर में आए। सो खरपरदेव का उत्तराधिकारी पुत्र कौन था? कल्याणराज। और उसी की पत्नी का नाम था महारानी लद्दा देवी। इसके बाद खरपरदेव का पोता यानी ठीक कल्याणराज का बेटा कौन है? त्रिभुवन राज सत्तामाया। इसको भी उपाधि मिली परम भट्टारक, महाराज अधिराज परमेश्वर की। और त्रिभुवन राज ने एक किरात पुत्र के साथ संधि की थी और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को भूमिदान किया था। यहाँ पे जो मंदिर बनाया ना, तो त्रिभुवन राज ने क्या किया था? अपनी एक भूमि दान की थी, जिसके ऊपर बागेश्वर मंदिर, जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है ना, बागेश्वर का जो बागेश्वर मंदिर है, सो बैजनाथ मंदिर, सो उसके लिए जो भूमि प्रदान करी थी त्रिभुवन राज ने। उसके बाद आया निम्बर वंश, है ना। खरपरदेव वंश आए, खरपरदेव वंश के बाद दूसरा वंश आए निम्बर वंश। निम्बर वंश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नालंदा जो अभिलेख है ना, वहाँ पे जो बंगाल के पाल शासक थे धर्मपाल, तो धर्मपाल ने बोला कि उस टाइम पे गढ़वाल पर आक्रमण किया, है ना, और जिसकी वजह से खरपरदेव वंश का अंत हुआ और निम्बर वंश का उदय हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है जो खरपरदेव वंश की शुरुआत कैसे हुई थी, क्योंकि कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड, जिसका नाम उसने क्या किया था? अटैक किया था, और उसका फायदा किसने उठाया था? खरपरदेव वंश ने, और अपने वंश की शुरुआत करी थी, है ना। उसके बाद निम्बर वंश आया। निम्बर वंश की शुरुआत कैसी हुई? यहाँ पे कौन आया? यहाँ पे जब बंगाल के जो पाल शासक थे धर्मपाल, इन्होंने गढ़वाल पे आक्रमण किया, और उसके बाद क्या हुआ? खरपरदेव वंश अंत हुआ, और उसके बाद निम्बर वंश का उदय हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात निम्बर वंश के बारे में ये थी कि ये शैव मत के अनुयायी थे, और इन्होंने जागेश्वर जो मंदिर है ना अल्मोड़ा में, वहाँ पे कई विमान स्ट्रक्चर्स, है ना, जो मंदिर के जो विमान है, जो ऊपर के जो है ना, जो मंदिर के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, ये निर्मित करवाए। ठीक है। सो ये निम्बर वंश से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जागेश्वर मंदिर के जो विमान स्ट्रक्चर्स किसने निर्मित करवाए थे? निम्बर वंश के राजाओं ने। सो यहाँ पे निम्बर का जो पुत्र था वो ईष्टगण देव, है ना। ईष्टगण देव वो कत्यूरी इतिहास का एक अत्यंत प्रभावशाली शासक था, जिसने समूचे उत्तराखंड को एक राजनीतिक इकाई में संगठित करने का प्रयास किया। ये सवाल काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है कि पूरे उत्तराखंड को एक ही राजनीतिक इकाई में, एक राजनीतिक यूनिट में ऑर्गेनाइज करने का काम किसने किया था? ईष्टगण देव ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ईष्टगण देव। और ये शैव धर्म का संरक्षण किया। जागेश्वर में इन्होंने, जो ईष्टगण देव ने जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, लक्षुलीश तथा नटराज मंदिरों का निर्माण भी करवाया था ईष्टगण देव ने। ये मंदिरों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। जागेश्वर में विमान स्ट्रक्चर्स निम्बर वंश, ठीक है ना, निम्बर ने करवाया था। उसके बाद ईष्टगण देव जो है उसने वहाँ पे मंदिर बनवाए थे, लाइक नवदुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, लक्षुलीश और नटराज मंदिर। उसके बाद ललित शूरदेव, ये हम सब निम्बर वंश के रूलर्स के बारे में पढ़े। तो ललित सूरदेव कौन था? ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूरदेव का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से? पांडुकेश्वर, यानी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। सो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किसका उल्लेख है? ललित शूरदेव का।
और जिसे कालिक कलंक पंख में मग्न धरती को उद्धारने वाला 12 अवतार सदस्य कहा गया है। यानी इसको विष्णु के जो 12 अवतार है ना, उनमें से एक इसको माना गया ललित सूर्यदेव को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भूदेव की। सो ये ललित सूर्यदेव के बाद उसका जो बेटा था भूदेव, उसने क्या किया, बौद्ध धर्म का विरोध किया था। ठीक है, और बैजनाथ मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? भूदेव ने। सो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, भूदेव। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी ये है कि इन्होंने जो बौद्ध धर्म जो उत्तराखंड में फैल रहा था उसका विरोध किया था, और दूसरा बैजनाथ मंदिर वहाँ का जो उसके निर्माण में भूमिका निभाई थी। फिर आया सलोड़ादित्य वंश। ठीक है ना, सलोड़ादित्य वंश कहाँ पे मिलता है? बालेश्वर और पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में बताया जाता है। ठीक है, कि सलोड़ादित्य के जो पुत्र था इच्छर देव ने इस वंश को स्थापित किया था। ठीक है ना, अपने पिताजी के नाम पे। तो क्या बोला? सलोड़ादित्य वंश। तो किसमें इसका जो उल्लेख है वो कौन से ताम्रपत्र में मिलता है? बालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। बालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। किसने किया था इसका सलोड़ादित्य वंश का किसने स्थापित किया था? तो सलोड़ादित्य का जो पुत्र था इच्छर देव ने इसको स्थापित किया था। तो इच्छर देव जो था अत्यंत विद्वान था। उसने विश्व विख्यात दुर्दान शत्रु की पत्नियों का वैधत्व दीक्षा देने वाला गुरु जैसी असामान्य उपाधि धारण की थी। तो इस तरीके की जो उपाधि है ना, कि विश्व विख्यात दुर्दान शत्रुओं की पत्नियों को वैधत्व शिक्षा देने वाला गुरु कौन था? है ना, ये तो इच्छर देव। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इस वंश में देशक देव आए, पद्मदेव आए और सुभिक्ष राजदेव जैसे शासक आए थे। इनके नाम आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद सबसे आखिरी शासक आसंती देव वंश और अंतिम पतन। कत्यूर घाटी में आगे चलकर क्या हुआ कि आसंती देव ने एक नई उपशाखा स्थापित की थी। इसका अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। है ना, ये जो ब्रह्मदेव जो था अंतिम शासक था। और इसके बारे में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी जागरों में भी ब्रह्मदेव का नाम आता है। ये इसको बहुत ही अत्याचारी और कामुक शासक माना जाता है, और जागरों में से वीरम देव कहा गया है ना। और ये जो ब्रह्मदेव था, इसके अत्याचारों के कारण मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान थे, और उसके बाद इसको मारने की भी साजिश रखी गई थी। है ना, इसके बारे में बोलते कि इसने अपनी मामी से ज़बरदस्ती शादी कर ली थी। इसकी जो मामी थी उनका नाम था तिलोत्तमा देवी, ऐसा बोला जाता है ना। बल्कि एक गाना भी कुमानी सॉन्ग है, तिले धारू बोला, है ना, तिले धारू बोला करके जो है। इसमें जो तिले है ये इनकी मामी के ही बारे में है। इनकी मामी का नाम है तिलोत्तमा देवी। ऐसा बोलते हैं कि ये मतलब इतना ज़्यादा क्रूर शासक था कि ये लोगों से जब टैक्स वसूलता था ना, तो अनाज जब लेता था तो अनाज सीधे उससे लेता था। मतलब ये जो डब्बा होता है इसमें, उसमें सीधे उससे लेता था और उल्टे उससे वापस प्रजा को देता था। है ना, यानी अगर वो 4 दे रहा है, अगर 4 गिलास कुछ दे रहा है प्रजा को, तो 8 गिलास वापस वसूलता था वो। है ना, इसको मारने का जब प्लान हुआ तो क्या होता था कि जो पालकी में लेके जाते थे, पालकी में जब वो राजा को कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो पालकी में बैठा के ले जाया जाता था। तो जब पालकी का जो पकड़ने का जो डंडा होता था, वो क्या होता था कि उसमें जो लोग पकड़ते थे तो उनके कंधों में, जो पकड़ने वाले जो लोग होते थे पालकी के डंडे को, उनके कंधों में कड़े डाल दिए जाते थे। ऐसे उनके कंधों में पूरा कड़े ऐसे फंसा दिए जाते थे। ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि राजा से कोई बदला निकालने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए कहीं उसकी पूरी ये पालकी को नीचे ना फेंक दे, तो इसलिए मतलब अगर उसे फेंकना होगा तो खुद भी कूदना पड़ेगा। तो कड़े क्योंकि उनके अंदर पूरे घुसाए जाते थे। क्या हुआ था कि इन दो लोगों ने ये दो जो थे काफ़ी वीर लोग थे, इन्होंने आपस में प्लानिंग करी कि यार देखो परेशान तो पूरी जनता हो रखी है, चलो हम दोनों की अगर मौत से पूरी जनता का भला होता था तो ठीक है। उन्होंने क्या किया कि ले जाते वक्त खुद भी कूद गए और राजा को भी कुदा दिया। तो यहाँ पे राजा की मौत हो जाती है और प्रजा को थोड़ा आराम मिल जाता है। कत्यूरी वंश की प्रशासनिक विशेषताएं ये थी कि यहाँ पर जो राजभाषा थी संस्कृत थी और लोक भाषा पाली थी, इंपॉर्टेंट चीज़। और धर्म राज्य था, यहाँ पे मंदिर व्यवस्था थी, भूमिदान तो इंपॉर्टेंट नहीं है, सड़कों पुलों और मंदिरों का व्यापक निर्माण इसी वंश की में किया हुआ था। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन। ठीक है, 820 सी में अराउंड जो है आदि गुरु शंकराचार्य जो थे उत्तराखंड आए थे। कत्यूरी वंश के दौरान ही आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए और इन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने किया और हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करी। ठीक है, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों का इन्होंने पुनरुद्धार किया और ज्योतिमठ जो है कि स्थापना करने का कार्य किया इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने 820 सी में इन्होंने केदारनाथ में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें शंकराचार्य जी से रिलेटेड थी। उसके उत्तराखंड लोक साहित्य में हम बात करते हैं कि
उत्तराखंड में जो प्राचीन काल में मौखिक परंपराओं से सारा क्या होता था कि जितनी भी कथाएं गाथाएं जो गीत हैं जो जागर है हर चीज़ मौखिक परंपराओं से आगे बढ़ती थी। सो स्थानीय बोलियों में इन्होंने क्या बोला जाता है, जैसे पवाड़े हो गया, पवाड़े नहीं, जैसे वीरों के जो बातें होती है, वीरों के जो बारे में जो पूरा जो कहानियाँ होती है उसको पवाड़े, फिर भड़ो, फिर जागर, इस तरीके के नामों में इनकी जो पुरानी जो हमारी प्रचलित प्रथाएं थी ना वो सारा जिक्र उसमें आता है। सो पवाड़े और भड़ो, इनको जो प्रस्तुत करने वाले जो कलाकार होते हैं ना उनको भाट कहा जाता है ना। जो पवाड़े और भड़ो को प्रस्तुत करते हैं उनको क्या बोला जाता है, भाट कहा जाता है। इसमें वीरता, प्रेम, वंशावली और इस तरह की घटनाओं को दिखाया जाता है। सो जागर परंपरा भी है हमारे वहाँ। जागर तीन तरीके की होती है, लेकिन एक तो देवी देवता की आता है, जो हमारे लोकल जो हमारे देवी देवता होते हैं तो उनके लिए हम हर साल उनको याद करने के लिए जागर लगाते हैं, है ना। उसके बाद प्रेत बाधा, ये प्रेत वाले जागर भी होते हैं। और उसके बाद अलावा जैसे स्थानीय जो नरेश हैं और जो वीर हैं जो राजा हैं उनके रिलेटेड भी जागर कहीं कहीं पे लगती है। सो ये सारी चीज़ें उत्तराखंड की प्रमुख लोक गाथाएं भी हैं, जैसे मालूशाही, राजूला मालूशाही। सो ये मालू और राजूला, राजूला और मालूशाही, राजूला एक राजकुमारी थी, मालू जो था कत्यूरी शासक का एक बेटा था। सो इनकी जो थी ये लव स्टोरी है ना। सो काफ़ी फेमस प्रेम कथा है राजूला मालूशाही। इसमें भी वहाँ का जो पूरा स्ट्रक्चर था, वहाँ के जो सामंती समाज था, है ना, राजा और उनके नियम वयम सारी बातें इस कहानी में अच्छी से लिखी जाती है। रमौला कथ, रमौला गाथा जो है ये 15-20 रमौला वीरों के साहस और बलिदान की एक पूरी वीर गाथा है, रमौला गाथा। और हुड़की बोल जो है ये कृषि और ग्रामीण जीवन पर आधारित कथाएं हैं, है ना। सो जब भी कभी नई फसल उगाने के लिए खेती होती है तो वहाँ पे हुड़की बोल से उसकी शुरुआत की जाती है। इसमें नागवंश से संबंधी लोक विश्वास भी देखने को मिलता है। किससे, नागवंश से। जो हुड़की बोल है इसमें किस तरीके किससे रिलेटेड लोक विश्वास देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, नागवंश। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो एक बार आप लोग उसको दोबारा रिवाइज करके देखें और इसके इंपॉर्टेंट नोट्स को आप लोग कहीं पे लिख लीजिए। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय।